गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। वीकेंड करीब करीब आता जाता है तो प्लान्स बनना शुरू हो जाते हैं और इसी तरीके से हमने भी अपने प्लान्स बनाना शुरू कर दिए हैं। वैसे आपका सलमा वीकेंड से रिलेटेड अगर मैं पूछूं तो क्या ज़्यादातर मशगला रहता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि वीकेंड पे मैं क्या करती हूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है सोना। उसके बाद आपकी फैमिली पूरा हफ्ता इंतज़ार करती है कि आपके पास वक्त हो, आप उनको घुमाएं फिराएं, थोड़ा सा टाइम दें, उनके साथ गपशप करें। जहाँ जहाँ उन्होंने तो प्लान किया हुआ जाने के लिए तो आप लेके जाएं। वक्त तो होता है सलमा, नहीं, पूरा वीक भी नहीं, वीक में आप थोड़े से बिजी चल रहे होते हैं ना, बहुत सारे काम होते हैं आपके करने के, प्रोफेशनल भी और कोई ज़ाती काम भी होते हैं। किसी ने हेयर कट कराना है, कुछ कराना है, तो मैंने ये सारे काम वीकडेज के लिए रखे होते हैं। वीकेंड का टाइम फैमिली टाइम होता है, उसमें मैं आराम तो कर लेती हूँ, लेकिन ये होता है कि घर में घर वालों को घुमाना फिराना, मौसम एंजॉय कराना, कोई पकोड़े समोसे खिलाना, इस तरह की छोटी छोटी ख्वाहिशें उनकी। चले, मैं सब लोगों को ये मशवरा देना चाहूंगा कि वीकेंड पे जरूर कुछ ना कुछ मुनफरिद किया करें, फैमिलीज को भी टाइम दिया करें और कुछ ना कुछ जरूर मुनफरिद भी किया करें। मौसम की सूरत हाल पे अगर हम बात करें तो आज के दिन का मौसम भी उसी तरीके से खुश्क है, गर्म है, और मेरा ख्याल है कि पूरे मुल्क में ये मौसम इसी तरीके से खुश्क और गर्म रहेगा। वेदर फोरकास्ट में कल दिखाया जा रहा था बारिश का इम्कान है 40%, लेकिन आज और कल के दिन की बात करें तो मौसम गर्म और खुश्क नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद बारिश की पेशगोई की जा रही है, जिसके ऊपर हम लोग आगे चल के कल के प्रोग्राम में या मंडे के प्रोग्राम में हम लेकिन आज के प्रोग्राम में भी आगे चल के हम थोड़ा सा बताएंगे ना कि ये जो साइक्लोन बनने वाला है कराची में, इसके क्या असरात है और क्यों बनने वाला है, क्या वजह पेश आई। लेकिन मौसम जैसा भी है इसको एंजॉय करें और हर वेदर को एंजॉय करना चाहिए, इसके बहुत सारे फवायद होते हैं। मैंने तो सबको रिकमेंड करता हूं जाके मौसम के लेके एक एतराज है ना कि गाने इतने बने बारिश पे, ठंडे मौसम पे। भाई गर्मी में गाना क्यों नहीं बना? मतलब गर्मी है तो क्या हुआ? अब गर्मी इतनी भी बुरी नहीं होती कि आप उसके ऊपर गाने ना बनाए, उसके ऊपर शायरी ना करें। गर्मी में भी होना चाहिए कुछ। सही बात है, गर्मी में दिमाग काम नहीं करता। शायर हजरात को सोचना चाहिए गर्मी के बारे में। इतना प्यारा मौसम होता है, सोचे गोरों के पास ये वाली गर्मी नहीं होती कि उनको पसीना आए, उनकी स्किन डिजीजेस दूर हो। तो ये पाकिस्तान में सहूलियत है, तो हमारे शायरों को इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए और प्लान करना चाहिए। लेकिन एक और ऐसी जगह भी है जहाँ पे गर्मी तो पड़ती है, लेकिन इतनी रहमतें बरस रही होती है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं ना, उनकी इंजॉयमेंट का एक अलग ही आलम होता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के इतने करीब होते हैं। वो लोग जो हज के लिए ख़ास तौर पे गए हुए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, आज़मीन हज, उनके लिए इंतज़ामात भरपूर तरीके से मिनिस्ट्री की तरफ से किए गए हैं। जो सरकारी कोटे पे गए हुए हैं हमारे हाजी भाई बहनें, और उनके लिए खाने पीने का ख़ास तौर पर इस दफ़ा ख़ास ख्याल रखा गया है कि उनका खाना बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक होना चाहिए, अच्छे से अच्छी खुराक मिलनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है एक मुशक्क़त वाला अमल है और फिर एक नेक काम के लिए गए हैं, तो किसी भी किस्म की कमी या कोताही उनके लिए नहीं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। राना फ़हीम असलम जी आज की रिपोर्ट कर रहे हैं। मक्का मुकरमा में पाकिस्तान से आए हुए आज़मीन हज को उनके इलाकाई ज़ायक़ों के मुताबिक खाने की फराहमी में हज मिशन ने किचन इंतजामिया को खास हिदायत की है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के आज़मीन को उनके इलाकाई ज़ायक़ों वाले खाने 3 वक्त फराहम किए जा रहे हैं। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाजियों को खिदमत करें, और इधर हमारे पास जो भी चीज़ें हैं पाकिस्तान क्वालिटी की, और जो हमारे पास कुक है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ है। हमारा हाजी खाए कुछ उसको नुकसान न हो, फ़ायदे में रहे। थोड़ा सा नमक मिर्ची का ख्याल रखना पड़ता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। खानों में रिवायती पाकिस्तानी मसाला जात का इस्तेमाल किया जा रहा है। माशाल्लाह इधर तो बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, इसका अमला बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे इंतजाम है, वी आर वेरी हैप्पी। गवर्नमेंट ने मतलब अच्छे इंतजाम किए हैं। खाना माशाल्लाह ठीक है, सुबह भी आए थे तो और रात में भी उन्होंने पैक दिया था, नाश्ता वाला ठीक है। डायरेक्टर हज मिशन फ़हीम खान अफरीदी का कहना है कि वो और उनकी इंतजामिया दिन रात किचन का दौरा करके खाने के मेयार को यकीनी बना रहे हैं। खाने में स्पाइसेस सारी माशाल्लाह बड़ी तनासब से वो डाल गए। रोटी की जो कंप्लेंट्स थी वजन ज्यादा होने की वजह से ये हो रहा था कि कच्ची रह जाती थी, तो लोग उसको फिर नापसंद करते थे, तो उसका वजन मुनासिब उसमें कर दिया। हर उम्र के आज़मीन को 3 वक्त मुख्तलिफ जायकों पर मुश्तमिल 2 डिशेज फराहम की जा रही हैं, जिनमें फ्रूट और दही, जबकि आज़मीन को रात में मीठा फराहम किया जा रहा है। आज़मीन को हिफ्ज़ाने सेहत के मुताबिक खाना फराहम किया जा रहा है और पाकिस्तानी कुक इस काम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। राना फ़हीम असलम, PTV न्यूज़, मक्का मुकरमा। राना फ़हीम असलम माशाल्लाह से बहुत अच्छी वादियों से ये खबरें भेजते रहते हैं, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। आगे बढ़ते हुए जिक्र करते हैं बहरा अरब का, जहाँ पर
हवा के कम दबाव की वजह से तूफ़ान जो है वो बनने लगे और ये तूफ़ान कराची के साहिल से इस वक्त तकरीबन 1360 किलोमीटर दूर है। बिपरजॉय ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, बिपरजॉय इसका नाम रखा गया है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 10 या 11 जून को ये हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोन भी बन सकता है। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी और मतलब जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है और कराची के साहिल के करीब समुद्री तूफ़ान बनने का खदशे का इम्कान है। तो 10 और 11 जून को ख़ास तौर पर तमाम ही कराची के बासियों ने अवॉइड करना है समंदर पर जाना, हॉक्स बे पे जाना, पैराडाइज पे जाना या जहाँ जहाँ पर भी आप लोग जाते हैं साहिल समंदर पे जाने से ज़रा अवॉइड करें 2 दिन के लिए तो बेहतर होगा। इसके बारे में आगे भी बढ़ते हुए हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल अपडेट करते रहेंगे कि तूफान किधर पहुंच जाए, क्योंकि अच्छा मैं वैसे एक बात सोच रही थी नजम के तूफानों का नाम भी रखते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे बच्चा पैदा होता है दुनिया में आता है ना तो उसका नाम रखना जरूरी होता है, किसी भी चीज़ को पहचान देने के लिए तूफान का भी नाम होता है। तो ये जब कराची वाले साहिल पे अगर ऐसी कोई सिचुएशन खुदा न खास्ता होती है उसका नाम होगा साइक्लोन। अभी ये बिपरजॉय है क्योंकि ये भी हमारी वाली साइड पे नहीं आया। एनीवेज अब मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त फीचर के बारे में बताने वाली हूँ। व्हाट्सएप तो आप सभी यूज़ करते हैं, सबके फ़ोन में होता है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी हैं आप सब भी और हम सब भी व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन अब जो फीचर आया बड़ा ज़बरदस्त है। आप किसी को पिक्चर क्लिक करते थे, पहले एडिट करते थे फिर भेजते थे, अब आप इसको भेज सकते हैं किसी भी तरह से अपने किसी भी दोस्त को, रिश्तेदार को। ये बड़ा ज़बरदस्त एक ऐसा फीचर है कि और ये सहूलत पहले एंड्रॉइड और iOS सार्फिन को सिर्फ और सिर्फ मुयस्सर थी, लेकिन अब एंड्रॉइड वाले भी इसको यूज़ कर अच्छा ये डेस्कटॉप वर्जन पे है ना जम? यस डेस्कटॉप वर्जन पे है, लेकिन ये पहले iOS वालों को फिर भी मिलती थी सहूलत, आईफोन यूजर्स को, एप्पल यूजर्स को, लेकिन अभी जो है ना अमीर लोगों को लेकिन अभी जो है ना वो एंड्रॉइड वालों को अच्छा भी मेरे पास क्योंकि एप्पल ही था तो मुझे पता नहीं था कि दूसरे फ़ोन में नहीं होती। ओके आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये बताते हैं कि मुहक्किकीन ने इस खदशे का इजहार किया है कि साल 2030 की दिहाई में बहरा आर्कटिक जो है उसमें बर्फ़ पिघलने का खदशा है और इन मुहक्किकीन के मुताबिक अगर आलमी दर्जा हरारत जो हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की उसमें इजाफे का रुझान इसी तरीके से बढ़ता रहा तो फिर ये बर्फ़ जल्द अज जल्द 2030 की दिहाई की गर्मियों में पिघल सकती है। जबकि जनूबी कोरिया और दीगर मुहक्किकीन पर मबनी एक टीम ने साइंसी जरीदे नेचर कम्युनिकेशंस में अपनी तहकीक के नताइज शाया किए और तखमीना उन फर्जी जायज़ों पर मबनी है जिनमें से 1989 और 2019 के दरमियान 40 साल मुद्दत के मुशाहिदाती इदादोशुमार इस्तेमाल किए गए हैं। और ये तमाम तर खदशात जो हम आपको बताते रहते हैं, जिस तरीके से हमने अंटार्कटिका के बारे में पहले भी शेयर किया था, बर्फ़ पिघलने के हवाले से हम पहले भी शेयर कर चुके हैं और इवन हम लोग पाकिस्तान में देखें हमारे जितने ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पिघलने लग जाते हैं गर्मियों में। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जहाँ पे बर्फ़ होती है नजब वहाँ पे हमारे जहन में सबसे पहले स्कीइंग आती है, स्पोर्ट्स के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन जहाँ पे पानी बन जाता है फिर हम रिवर राफ्टिंग के बारे में भी सोचते हैं। तो ये ऐसी डिफरेंट चीज़ें जो लोग खेलों का शौक रखते हैं उनके जहन में हमेशा कोई ना कोई खेल आता है, चाहे खुश्की की बात हो, पानी की बात हो, बर्फ़ की बात हो, कुछ भी बात हो। मैं खबर शेयर करने वाली हूँ रिवर राफ्टिंग से मुतालिक जो कि वादी कालाम में पहली मरतबा की जा रही है। उसके लिए सारे इंतजामात मुकम्मल हैं, बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की गई है और इसका एक ख़ास मकसद भी है नजम। वैसे तो हर चीज़ पर्पजली होती है, उसके पीछे कोई ना कोई विजन होता है, कोई सोच होती है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वादी कालाम में ऑल्दो पहले भी बहुत सारे सयाह जाते हैं, लोग सैरो सपाटे के लिए जाते हैं, वहाँ पे इंजॉय करते हैं, लेकिन इस दफ़ा इस दफ़ा भी इसीलिए किया गया है ताकि सियाहत को मजीद फ़रोग दिया जाए, कल्चर को फ़रोग दिया जाए। इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है तो हमें वहाँ पे हर चीज़ नज़र आती है, वहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, वहाँ का कल्चर हमें नज़र आता है। फिर जो इंतज़ामात होते हैं इंतज़ामिया के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग होता है कि वो सारे इंतज़ामात मुकम्मल करें और इस तरह सारी चीज़ें करें। तो पाकिस्तान में आपके कहने का ये मतलब है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स बढ़ रही हैं, अगर आप मूव करते हैं टुवर्ड्स कागाना, गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट ले रही हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हर सूबे की गवर्नमेंट जब इंटरेस्ट लेगी तभी ये चीज़ें ऊपर जाएंगी। लेकिन अगर आप जाते हैं इस वक्त ट्रैवल करते हैं कागान नारान तो वहाँ पर आपको रिवर राफ्टिंग मिलती है और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए जिक्र करते हैं कि 20वीं सदी के दूसरे निस्फ में जनूबी अफ्रीका के शहर ओडोसडाल के करीब कानकुनी के दौरान अजीबो गरीब किस्म की दरियाफ्त मिलना शुरू हुई हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि वो बेज़वी और दायरा नुमा शक्ल की चीज़ें हैं और ये भी लगता है कि ये चीज़ें जो मिली हैं इन पर पॉलिश की गई थी और उन पर लकीरें गुंदा थीं और क्रिकेट की गेंद की तरह ये नज़र आती हैं। तो इसको क्रिकेट की गेंद ये आप लोग देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर अपनी ये चीज़ें, और इसको वैसे आपको क्या देख के लगता है किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता होगा?
मैं इसको कोई जज नहीं कर पाई ना, तो ये बॉल है, अब ये कोई पत्थर नुमा कोई चीज़ है, नहीं कुटने के लिए भी नहीं यूज़ होता। मुझे लगता है कि ये बस आर्ट की कोई शक्ल है। बीवियों ने रखा होता होगा घर में शोहरों के लिए, बीवियों ने डराने के लिए रखा होगा, मारती नहीं होंगी क्योंकि इससे ज़ाहिर है पत्थर है, भारी क्या है, पता उससे रोटियां जो है उस वक्त वो बेलने के तौर पे इसी के साथ नहीं, पत्थर की शेप ऐसी नहीं है कि इससे, हाँ इससे वो मसाले पीसते हैं ना ऐसे, ये वाला काम होता होगा, चटनी बनाती होंगी, कुछ भी ऐसा गरम मसाला। अच्छा, इसका कोई भी पर्पस हो सकता है। नजम, ये जो पुरानी चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ बाकी ममालिक में नहीं होती है, पाकिस्तान में भी होती है। तख्त भाई का दौरा किए बहुत से मंदूबीन और सफ़ीरों ने। पाकिस्तान में बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, बहुत सारे पुराने इंसान भी हैं। आई डोंट नो किस पुराने इंसान की बात कर रहे हैं नजम। आई गेस अपने साथ बैठे हुए किसी पुराने इंसान का तस्करा और है। मैं बहुत से लोगों का जिक्र कर रहा हूं। डायनासोर के ज़माने के लोगों की बात कर रहे हैं। भाई मैं डायनासोर के ज़माने से बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये मुझे बदनाम करने के लिए एक साजिश की जा रही है नजम की तरफ से। एनीवेज, मैं आपको बताने वाली थी, तख्त भाई के खंडरात का दौरा किए मुख्तलिफ सफ़ीरों ने, यस, और बहुत सारे उसमें मंदूबीन भी शामिल थे। तारीखी बुद्ध मत के आसार देखे हैं उन्होंने। एक हमारी जैसे हम जब रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं तो उसमें बुद्ध मत की तारीख बड़ी अहमियत की हामिल है। तो हमारे पास मर्दान से रिपोर्ट भी है। बिल्कुल जी, रिपोर्ट देखते हैं। तख्तबाई में मौजूद तकरीबन 2000 साल पुराने गंदारा तहजीब के आसार मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए एक पुरकशिश सियाहती मुकाम रहा है। ये आसार बुद्धमत के पैरोकारों के लिए मजहबी लिहाज से मुक़द्दस होने के साथ साथ आम सयाहों के लिए भी दिलचस्पी से खाली नहीं। मुल्क में मजहबी सियाहत के वसी मौक़े होने के बावजूद इस शोबे की तरक्की पर खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी गई। इस कमी को पूरा करने के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से कायम टास्क फोर्स बराए गंदारा सियाहत ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों और दीगर मंदूबीन को तख्तबाई खंडरात का दौरा कराया। मुझे ब्रीफिंग दी गई कि छुट्टी वाले दिन 1000 से 1500 लोग यहाँ पे आते हैं और उसमें से चंद परसेंटेज फॉरेनर्स का होता है। सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स यहाँ पे चाहते हैं, उसका परसेंटेज हमें बढ़ाने के लिए हमें कुछ सहूलियात के ऊपर भी देखना पड़ेगा। सिक्योरिटी, फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें, उससे यहाँ के लोगों का रोज़गार बढ़ेगा। महकमा आसार कदीमा खैबर पुख्तनख्वा के हुक्काम की जानिब से मेहमानों को ब्रीफिंग में बताया गया कि ये खित्ता हज़ारों साल की तारीख लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों का गहवारा रहा है। Buddhist community to visit, to come to enjoy the beauty, not only the beauty, the nature's beauty of Pakistan, but also to see how the Pakistani government take very serious effort to preserve the heritage of Buddhist community. तख्तबाई के खंडरात गंदारा तहजीब के हवाले से तारीख़ी अहमियत के हामिल है। आलमी सतह पर इन मकामात की मुअस्सर तशहीर से मुल्क में मजहबी सियाहत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। सुहेल अहमद दानिश की आप लोग ने रिपोर्ट देखी। तख्तबाई ज़रूर विज़िट करें, ये मस्ट विज़िट जगह हैं। और इसके अलावा स्टूपा, टेक्सला, ये भी वो जगह हैं जहाँ पर बुद्ध मत के आसार आपको देखने को मिलेंगे। और कोरियंस, चाइनीज़ एंड जापानीज़ बहुत इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि हमारी रिलीजियस हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे बढ़ते हुए बड़ी प्यारी सी खबर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो ये कि अक्सर लोग अपनी शादी को मुनफरिद बनाने के लिए नित नए तरीके का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब एक खला में भेजने वाली जो ग्रुप है, एक कंपनी है, उन्होंने ये दावा किया है कि अगर आप लोग अपनी शादी को नाकाबिले फरामोश बनाना चाहते हैं तो आप वाकई तौर पे दुनिया से बाहर नहीं, मतलब ज़मीन से बाहर जाके खला के अंदर अपनी शादी कर सकते हैं। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये बनाई जा रही है एक ऐसा बैलून जिसकी खिड़कियां होंगी, जिधर से आप नज़ारा ले सकेंगे खला से, खला का भी और नीचे ज़मीन का भी। और ये आपकी शादी को वो नाकाबिले फरामोश और यादगार बनाने के लिए ये सर्विस मुहैया की जा रही है। और कंपनी खिला के शादी के ख्वाहिशमंद अफराद को कार्बन न्यूट्रल गुब्बारे की मदद से ज़मीन के मैदान में भेज रहे हैं। और इस गुब्बारे में 2 हैकल खिड़कियाँ मौजूद हैं। और ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है कि जो अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन दुनिया चांद पे पहुंच गई है और दुनिया कहाँ पहुंच रही है। इसको देख के मुझे क्या याद आ रहा है, मुझे ऐनक वाला दिन याद आ रहा है। उसमें उड़न तश्तरी होती थी इस तरह की एक ना, उसमें आप बैठ के खला में जाते तो बड़ा ड्रामाई सा। मैं हमेशा सोचता था ये हमारी जानमाज़ क्यों नहीं उड़ती, उसकी क्यों उड़ती है।
लेकिन ये देखिए इस तरह के बुलंद तशरीहों में आप बैठ के शादी करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो जो 600-800 लोगों की बारात होती है ना, वो नहीं जा सकेगी आपके साथ खला में। तो अगर आपने इतने लोगों को बुला के शादी करनी है फिर जमीन पे करनी अच्छा है ना, यहाँ पर तो जितना मर्जी अच्छा खाना खिला दो फिर भी जो है ना वो है ना, रिश्तेदार कहते हैं बड़ी मोटी सानू नहीं मिली। ये वाला भी एक डायलॉग होता है, रिश्तेदारों को कभी नहीं आप खुश कर सकते। एनीवेज अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड्स दर्ज होते रहते हैं, इंसानों के हवाले से भी और हमारे जो पेट्स होते हैं उनके हवाले से भी। लेकिन एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जो आपके पास जो पेट है आप उसको भी इसके लिए तैयार कर सकते हैं, कंप्लीट करवा सकते हैं। सबसे लंबी ज़बान का रिकॉर्ड, और ये लुधियाना से ताल्लुक़ रखने वाला एक कुत्ता है जिसने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसकी ज़बान बहुत ज़्यादा लंबी है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे लंबी ज़बान वाले इस ब्लैक कलर के कुत्ते की एक वीडियो शेयर की गई है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में बताया गया कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा लंबी ज़बान रखने वाला कुत्ता जोई है, जिसकी ज़बान की लंबाई है 12.7 सेंटीमीटर, जो कि नॉर्मली नहीं होती। आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि इस कुत्ते की ज़बान कितनी चलो इसको गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया। हाँ, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इतनी लंबी ज़ुबान जो है वो आपके घर में जो पेट्स मौजूद हैं उनकी हो सके, तो उसके लिए कोई प्रैक्टिस जो है वो खींचनी नहीं है, आपने ज़बान नुकसान पहुंच सकता है। जाके इसको गूगल करें। आगे बढ़ते जिक्र करते हैं यमन शहर का, और यमन का शहद बहुत मशहूर है, इसीलिए एक शहरी ने वहाँ पर शहद की मक्खियों का हेलमेट बनाकर अपने सर पे पहन लिया और सारा वक्त उसको पहनकर फिरते हैं। और उनका ये कहना है कि मैं दुनिया भर में अपनी ये खूबसूरत से शहर की खूबसूरत सी सौगात जो है इसको रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, ताकि दुनिया को पता चले कि यमन का शहद बहुत ही मशहूर होता है। और वो अपने शहर की इस सौगात को पब्लिश कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट इसकी कर रहे हैं और अपने शहर को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये अभी पता चला कि यमन का शहद जो है वो दुनिया भर में मशहूर है और बड़ा खालिस, प्योर और मीठा तस्वुर होता है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो अपनी मक्खियों को सौगात समझते हैं। हमारे यहाँ हम मक्खी को कहते हैं कि भाई ये तंगरी शहद की मक्खी के शहद को सौगात समझते हैं। लेकिन देखिए हेलमेट तो उन्होंने मक्खियों का बनाया है ना, वो शहद के थोड़ी बनाया है। तो वो जो एक सिंबल ऑफ यू कैन से प्राइड है ना, वो बड़ा डिफरेंट है उनके लिए। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि चलो शहद तो ठीक है हमारी सौगात है, मक्खियों को इंपॉर्टेंस नहीं देते। भाई शहद भी तो मक्खियों की वजह से आता है, मक्खियों को भी आपने इंपॉर्टेंस देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक पर में शिफा होती है उनके, और दूसरे एक में जहर होता है, दूसरे में शिफा होती है। ऐसे अगर आपकी चाय में मक्खी डूब जाए तो पूरा डबो देना चाहिए ताकि उसके दोनों पर डूब जाए, फिर उसको निकाल के फेंके और आप वो चाय या पानी जो भी जिस चीज़ में पानी में मक्खी गिरी है वो आप पी सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके खाने में वैसे भी शिफा हो तो मक्खियाँ डाल लें शिफा मिल जाएगी। देखिए तमाम देखने वाले लोग खाने को ढांप के रखें, मक्खियाँ बिल्कुल भी सेहत के लिए मुफीद नहीं है। अगर हादसाती तौर पे ऐसा हो जाए फिर आपने मक्खी का दूसरा पर भी डबो देना, उसके बाद मक्खी को फेंक देना। अगर मक्खी आपके सामने एक पर डुबा के निकल जाए, इससे पहले कि हम मक्खियों के बारे में ज्यादा रिसर्च में जाए, डिटेल में जाए, हम सऊदी अरब का रुख करते हैं। सऊदी अरब में क्या हो रहा है जनाब, बहुत जबरदस्त एक तेज रफ्तार ट्रेन मुतारिफ कराई गई है, बहुत ही तेज रफ्तार है, जो मक्का से मदीना बहुत कम वक्त में जाएगी और 78 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये चलेगी ट्रेन। और वर्जिन हाइपरलूप नामी बर्क रफ्तार ये जो ट्रेन है इसकी मदद से 80 किलोमीटर जद्दा से मक्का और फिर मक्का से जद्दा तक का सफर 5 मिनट के वक्त में हो सकता है। सोचें 5 मिनट कितना कम वक्त है। इतनी देर में हम अपने ऑफिस से ये जीना नहीं पहुंचते जितनी देर में वो आपको पहुंचा देगी ट्रेन जद्दा से मक्का तक। और इसके बाद रियाद से जद्दा का जो सफ़र होगा वो 1 घंटे से भी कम वक्त में मुमकिन होगा। और हाइपरलूप 1 नामी जो अमेरिकन कंपनी है उसकी जानिब से ये टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई गई है, जिसके ज़रिए एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र नहायत ही कम वक्त में तय कर सकते हैं आप। और इस टेक्नोलॉजी का पर्पज़ ये है कि सफ़र का जो वक्त है, दौरानिया है, उसको कम किया जा सके, वक्त की बचत की जा सके। और जो लोग कम टाइम के लिए विजिट पे जाते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नो डाउट। और MBS बहुत आगे लेकर बढ़ रहे हैं अपने उस सारी मिशन को, विजन को जो 2030 का है। और उसके तहत उनका ये है कि जद्दा को, रियाद को, मक्का को, मदीना को और नियॉन सिटी जो है इनको मिलाने के लिए भी ये चलाई गई है। और इसके अलावा आप दुबई भी इस पर ट्रैवल कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई होप कि हमारे लोग भी वहाँ पर ट्रैवल करेंगे इसी तरीके से जब दुबई से वापस आना होगा उन्होंने सऊदीया की तरफ। आगे बढ़ते हुए जिक्र करते हैं अपने प्यारे पाकिस्तान के प्यारे से इलाके जनूबी पंजाब, जहाँ पर विहाड़ी से खबर है। और ख़बर यह है कि तकरीबन इस वक्त 2,22,000 एकड़ पर कपास काश की गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से जो पैकेज दिया गया और जो आसानियाँ दी गई हमारे किसान भाइयों को, उनसे वो भरपूर इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। और इसी हवाले से हमारे पास रिपोर्ट भी है, रिपोर्ट कर रहे हैं बहादुर हुसैन।
पाकिस्तान में कपास का शुमार नकद आवर फसलों में होता है। इसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। कपास की मजमूई पैदावार का 80% हिस्सा सूबा पंजाब से हासिल होता है। जनूबी पंजाब में अब तक 47 लाख एकड़ रकबे पर कपास काश्त हो चुकी है। जिला बिहाड़ी में इस साल 2,22,000 एकड़ रकबे पर कपास काश्त की गई है, जो कि पिछले साल की निस्बत 55,000 एकड़ रकबे पर इजाफी काश्त है। जिम्मेदार भाइयों को मतवाजन खुराक और कीड़ों का मरबूत तहफ़्फ़ुज़ नबातात की तरफ जाने की ज़रूरत है, ताकि वो बेहतर और अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। काश्तकार भाई हफ्ते में 2 दफ़ा अपनी फसल कपास की पेस्ट स्काउटिंग लाजमी तौर पर करें। वज़ीर आज़म ज़रूरी पैकेज के तहत कपास की पैदावार में इजाफे, पैदावारी लागत में कमी के लिए कपास काश्तकारों को मियारी और मंजूर शुदा बीजों पर फी एकड़ 1,000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर आज़म की तरफ से जो हमें कपास में 8,500 इमदादी कीमत दी गई है, हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। महकमा ज़राअत पैदावार बढ़ाने के लिए बीजों, स्प्रे, खादों और ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल से मुतल्लिक किसानों को रहनुमाई फराहम कर रहा है, जिससे किसान मुस्तफीद हो रहे हैं। फसल हमारी इस साल बहुत अच्छी है और सबसे हमें ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो हमें हुकूमत ने जो सब्सिडी दी है, खादों पर रियायत के साथ उनकी वाफिर मिकदार में फराहमी और बुवाई से पहले कपास की इमदादी कीमत 8,500 रुपये मन करने से किसान की हौसला अफजाई हुई है, जिससे ज़ेर काश्त रकबा में इजाफा हुआ है। कपास की फसल बहुत अच्छी हुई है। इट्स अ ब्लेसिंग, क्योंकि अभी हम एक कुदरती आफत से गुजरे हैं हाल ही में, तो उसके बाद से फसलों का दोबारा से इतनी बड़ी तादाद में होना, उसके पीछे ज़ाहिर है हमारी मेहनत है, गवर्नमेंट का एक विजन है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उसके लिए स्पेशल चीज़ें प्लान की गई थी ताकि हम अपनी फसलों को दोबारा उगा सकें। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक ऐसी गार की सैर कराती हूँ जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गार मशहूर है। अब ये मामूली गार नहीं है, आम गार नहीं है बिल्कुल। इसका नाम आपने बड़ा ठीक प्रोनाउंस किया है, सॉन्ड्रिंग उसका नाम है, और इसकी लंबाई है तकरीबन 5.5 मील, और ये गार इतना वसी और अरीज़ है कि इसमें एक पूरा घना जंगल मौजूद है। 50 मीटर बुलंद दरख्त पाए जाते हैं, इसमें कई आबशारें हैं, एक दरिया बह रहा है, और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये हैरत अंगेज़ गार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 40 मंजिला बुलंदोबाला इमारत भी बासानी तामीर की जा सकती है। 40 मंजिला इमारत, बहुत बड़ी गार है ये। वैसे मैंने तो गार इतनी सुनी थी कि गार का धाना कितना छोटा सा नजर आ रहा है, वो तो फिर अंदर जाएंगे तो पता चलेगा ना कि अंदर कितना वसीओ और ईज जंगल है। लेकिन ये स्विंग डोइंग जो है ना, वो कहाँ पर पाई जाती है? वियतनाम में मौजूद है। वियतनाम में है ये। तो अगर आपका वियतनाम जाने का इत्तेफाक हो तो स्विंग डोइंग जरूर जाइएगा। हाँ, सैर करके आइएगा और बताइएगा कि ये गार आपको कैसी लगी। बिल्कुल। और आज के दिन के हवाले से बहुत अहमियत का दिन है आज भी, और यकीनी तौर पर ये दिन मनाने का मकसद है हमारा, पहले तो दिन है जी हमारे यौम बहर के पानी के हवाले से आज का दिन है, और इस दिन मनाने का मकसद ये है कि पानी की हमारी ज़िंदगी में जो अहमियत है उसको हम लोग समझें, और फिर उसके बाद समंदर में जो आलूदगी है उसको भी कम करें, और फिर तीसरी चीज़ ये, समंदर में जो समंदरी हयात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी आज का दिन मनाया जा रहा है। तो इस ओवरऑल दिन के हवाले से हमारे पास पैकेज है। बिल्कुल, रिपोर्ट करेंगी सबा जावेद। समंदरों का आलमी दिन का उन्वान प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग तजवीज़ किया गया है। इस दिन को मनाने का मकसद इंसानी जिंदगी में पानी की अहमियत, आवाम को समंदर पर इंसानी अमाल के असरात से आगाह करना, आबी जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी आलूदगी को कम करना है। माहिरीन के मुताबिक समंदर हमारी जमीन का दिल और फेफड़े हैं, क्योंकि ये जमीन पर इस्तेमाल होने वाला 40% ताज़ा पानी पैदा करने के साथ साथ 75% ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं, और समंदर की शक्ल में दुनिया के 3 हिस्सों पर मुश्तमिल पानी का जखीरा इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी है। इसे तबाही से बचाने के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। हर साल समंदरों के आलमी दिन के मौके पर सेमिनार्स, साहिलों की सफाई, तालीमी प्रोग्राम, तस्वीर साजी और समंदर से हासिल होने वाली ग़िज़ा के इवेंट्स के साथ दीगर तकारीब मुनक्किद की जाती हैं। माहीगीरी की सन्नत दुनिया भर की मईशत का एक अहम हिस्सा है, और अक़वाम मुत्तहिदा ने प्लास्टिक की आलूदगी को समंदरों के लिए बड़ा खतरा करार दिया है। समंदरों को प्लास्टिक समेत हर तरह की आलूदगी से बचाने के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। आप लोगों ने रिपोर्ट देखी है। जब वापस आएंगे हम लोग ब्रेक से तो इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि हमें क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं, और क्या क्या प्रैक्टिसेस हम सबको अपनानी चाहिए। एक ब्रेक, हमारे साथ फ्रेंड।
डार्लिंग बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मुझको जरा तू आके मिल। दर्जी ने ईद पे कपड़े टाइम पे दे दिए थे? हाँ, ये पहले रोजे मिल गए थे। हैं? बचपन बचपन होता है। ये जो सेवइयां होती हैं, जी जी, ये आप खुद पकाते हो या कुक पकाता है? डार्लिंग एक्टिंग तो आम लाइफ में हम करते ही रहते हैं। मैं ना जमदी डोलावे मैं ना जमदी खुशियां दी ईद होई लाई रौनक पीटीवी आए मुंह ते फिर हासे डार्लिंग दी ईद होई। मैं हूँ शानजे। मेरे भाई शाजिल और मुझे हमेशा से माहौल की फिक्र रही है। एक दिन क्लीन अप ड्राइव के दौरान हमें एक कदीम डब्बा मिला। उसके अंदर बुक ऑफ अर्थ और 2 लॉकेट्स थे, जिससे हमें सुपर पावर्स मिली। अब हम अर्थ को आलूदगी से बचाने के लिए लड़ते हैं और कूड़ा फेंकने वाले विलेन से मुकाबला करते हैं। हम हैं दुनिया के मुहाफिज। हम हैं प्लैनेट चैंप्स। प्लैनेट चैंप्स। वेलकम बैक नाजरीन। आज का दिन यौम बहर, इसकी मुनासबत से आपने रिपोर्ट ब्रेक से पहले देखी। आज का दिन इसलिए भी अहम है कि पानी की अहमियत अपनी जगह बरकरार है। पानी का एक बड़ा ज़ख़ीरा समंदर या ओशन जिसको कहते हैं, उसकी हिफाजत करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसके फ़वाइद क्या हैं, और अगर हम उसको पोल्यूट करते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, हमारे एनवायरनमेंट पे क्या उसके असरात होते हैं, फिर समुद्री हयात के लिए कितना नुकसानदेह, इंसानों के लिए कितना नुकसानदेह। आज डिस्कस करते हैं कि समुद्री हयात के लिए और हम इंसानों के लिए समंदरों की अहमियत क्या है। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टर मेट्रोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? जी सर, ये फरमाइएगा कि बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अल्लाह की इस सरजमीन पर कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं है, और इसी तरह समंदर हमारे पास जो मौजूद हैं, 7 समंदर, ये बड़े ओशंस, और हमारे पास भी एक ये भी शुक्रगुजारी कि बहरा अरब हमारे साथ लगता है। तो ये ओशंस की अहमियत हमारी ज़िंदगियों में और ओवरऑल इन्वायरमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, ओवरऑल तो अगर अर्थ को देखें, ज़मीन को देखें, तो 70% जो है ऑलमोस्ट वो पानी से जो है वो कवर्ड है। और उसकी वजह से पानी जो या ओशंस जो हैं वो 3 बेसिक जो बड़े काम जो है वो हमारे लिए कर रहे हैं। एक तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे लिए। 50% ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो ओशन से, जो प्लैंकटॉन्स मौजूद हैं वहाँ से, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, ग्रीन प्लांट्स मौजूद हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा ये एज अ हीट सिंक जो है, जो एटमॉस्फेयर में हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उस एज अ हीट सिंक जो है वो काम कर रहे हैं। हीट सिंक का क्या मतलब जो हीट जो है प्रोड्यूस हो रही है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, जो रेगुलेट करने के लिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। अब चूँकि सर बहुत ज़्यादा हमारे समंदर पोल्यूट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो चुकी है इंसानी गफलतों की वजह से, उसका नुकसान क्या है? कौन कौन से एस्पेक्ट हैं इसके जो हमें मुतासर कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि उसके अलावा जो तीसरा काम वो कर रहा होता है कि वो हमारे पास जो कार्बन एमिशंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये एक नेचुरल साइकिल है जिसके अंदर ओशंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह आपने कहा है कि अगर हम उस नेचुरल साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं, आपने देखा है कि अगर ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो ओशन टेम्परेचर्स हैं वो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब ओशन टेम्परेचर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ सी लेवल राइज़ कर रहा है। हाँ। जब सी लेवल राइज़ कर रहा है तो सी इंट्रूजन जो हैं वो बढ़ रही हैं, और जो आबादियाँ समुद्र के किनारे मौजूद हैं वो इफ़ेक्ट हो रही हैं। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट, जो बहरी जो मछलियाँ हैं या जो आबी हयात है, हाँ। उनके लिए सर्टन टेम्परेचर्स जो हैं वो ज़रूरी होंगे। लेकिन अगर सी का एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है तो ज़ाहिर है उनके लिए जो इन्वायरमेंट है वो उतनी फिजिबल नहीं रहेगी। इसी तरह अगर हम अगर एज अ सिंक यूज़ कर रहे हैं कार्बन एमिशंस को, कार्बन एमिशंस एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एसिडिटी जो है समुंदर की वो बढ़ेगी,
और उसकी वजह से बढ़ने की वजह से जो कोरल रीफ्स वगैरह हैं और दूसरी आबी हयात है उसको ऊपर इफ़ेक्ट होगा। तो एक सारा नेचुरल साइकिल जो है वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाता है अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम इग्नोर करते रहेंगे, जिस तरह क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा आंसर है और उसमें सी का जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उन चीज़ों के लिए। ठीक। और सर इस इन्वायरमेंट चेंज में जब हम लोग जिक्र करते हैं, अगर ये डिस्टर्ब होंगी तो ये तीनों चीज़ें आपने कहा कि ये डिस्टर्ब होंगी, ऑक्सीजन भी हमारा, फिर हीट सिंक भी मुतासर होंगे और तीसरे नंबर पे कार्बन जो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इनकी वजह से ये जो हम लोग क्लाइमेट चेंज के बाद एंड यूज़र जो हमारा नॉर्मल वेदर है, इस वेदर कंडीशन में अभी हमने खबर शेयर की कि साइक्लोन आने का भी ख़तरा चल रहा है और साइक्लोन भी आ रहा है 10 और 11 जून को एक्सपेक्टेड है और हवा के दबाव में शिद्दत भी आ जाती है और कमी भी हो जाती है। तो ये कितना ताल्लुक़ रखता है कि ओशन लाइफ से या ओशन मुतासर होने से, पानी मुतासर होने से, ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये मुतासर होने से हमारा जो नॉर्मल वेदर कंडीशंस हैं ये कितना इससे सिंक करती हैं, रिलेटेबल है? सबसे पहले तो ट्रॉपिकल साइक्लोन तो अभी काफ़ी मोर देन 1200 किलोमीटर साउथ ऑफ कराची मौजूद है और लेकिन अभी डेवलप हो रहा है और किस तरह उसकी डायरेक्शन बनती है अभी इट्स स्टिल वेरी फार टू से कि वेस्टवर्ड्स मूव करेगा, आगे जाके ईस्टवर्ड या ट्रू नॉर्थ में मूव करेगा। जो एज अ क्लाइमेट ड्राइवर्स और एटमॉस्फेरिक चेंजेस के अंदर सी सरफेस टेम्परेचर्स का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप 2-3 फिनोमिना आपने आप आजकल बज़ वर्ड्स हैं, एलिनो है, लानीना है, आपने देखा होगा सुना होगा, या आयोडीज़ हैं जो एटमॉस्फेरिक के लोग हैं इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। एक्चुअली एलिनो और लानीना जो है टेम्परेचर सी सरफेस टेम्परेचर्स के राइज का फिनोमिना है या नॉर्मल से कम होना। एलिनो जो है जब सी सरफेस टेम्परेचर्स ट्रॉपिकल पैसिफिक के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उस वक्त जो है वो उसको हम फिनोमिना को एलिनो कहते हैं। उसकी वजह से जो ग्लोबल पैटर्न्स हैं वो टेम्परेचर पैटर्न्स और प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स जो हैं बारिश की सूरत हाल वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट फिनोमिना है लानीना। अभी हम जब जिस फेज से गुजरे हैं पिछले चंद सालों से 3 साल से उसको कहते हैं ट्रिपल डिप लानीना, यानी कि 3 मुसलसल साल जो है सी सरफेस टेम्परेचर्स ट्रॉपिकल पैसिफिक के अंदर नॉर्मल से जो है वो कम रहे हैं। तो उसकी वजह से भी ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो इसके साथ साथ एक हमारे अरेबियन सी का भी आपने जिक्र किया था। अरेबियन सी के अंदर टेम्परेचर्स जो हैं बिल्कुल साउथ ऑफ अरेबियन सी, अगर सी सॉ की कैफियत बनती है उसको हम 2 डिफरेंट नाम दे देते हैं, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल्स और नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल्स। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मिल के जो हैं वो ड्राइव कर रही होती हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को। और अगर हम उसको रिलेट कर दें क्लाइमेट चेंज के साथ, जो अगर हम कार्बन एमिशंस के साथ, कार्बन एमिशंस की वजह से हमारा ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो राइज़ कर रहा है और टेम्परेचर राइज़ करने की वजह से जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स हैं, टेम्परेचर पैटर्न्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और उनकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे वो हीट वेव्स की सूरत में हो, बारिशों की सूरत में हो, ज़्यादा हेल स्टॉर्म्स की सूरत में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरलिंक्ड हैं। इसी तरह ओशंस जो हैं वो आपका जो वाटर साइकिल है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब वो वाटर साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी रिलेट कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ। डॉक्टर साहब वैसे तो हम आम अल्फाज में एक फ़्लो में कह जाते हैं समुद्री आलूदगी। अब वो आलूदगी बनती कैसे है? एक इंसान ने एक बॉटल फेंक दी समंदर में, अब वो अकेली बॉटल तो काम नहीं कर रही, जो तबाही हो रही है वो तो लार्जर स्केल पे आलूदगी। मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि समंदर आलूदा होता कैसे है। फैक्ट्रियों का गंदा पानी, फिर जो फाजिल मादे होते हैं जिसमें केमिकल्स शामिल होते हैं वो किस तरह से समंदरों में जाते हैं, फिर हमारा जो बेदरेक प्लास्टिक का इस्तेमाल है और प्लास्टिक एक बहुत बड़ी तादाद में डंप होता है समंदर के अंदर जो कि डिज़ोल्वेबल भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें किस तरह मिलके पानी को आलूदा करती हैं? देखिए हमें ना एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी जब हम आलूदगी की बात करें। एक तो ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि टेम्परेचर जो है वो राइज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो कार्बन एमिशंस हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, उसकी वजह से ओशंस की एसिडिटी ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा जो हम इनडायरेक्टली जो है उसके अंदर पोल्यूशन फेंक रहे हैं, जैसे हमने प्लास्टिक का जिक्र किया था, वो अब मछलियाँ उसको खाएँगी या उसकी वजह से उनकी जो है मौत जो है वो अभी हयात है उसकी अब डिस्टर्ब हो सकती है। उसके साथ साथ जो हम अनट्रीटेड वाटर जो है वो अगर हम डिस्पोज़ करते हैं स्ट्रीम्स के अंदर और वो स्ट्रीम्स बाद में आके फिर समुद्र में गिरती हैं, या अगर अनडिस्पोज अनप्रोसेस वाटर जो है वो हम समुद्र में फेंकते हैं
तो उसकी वजह से भी तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती। आपने एक बोतल की जिक्र किया, तो वो वही एक बोतल अगर हम ना फेंकें तो शायद वो चेंज की साइकिल का साइकिल है वो ट्रिगर कर दे। तो वी ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट। हमें उस बॉटल के साथ और बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं करनी। हाँ एग्जैक्टली। और हम लोग ये जिक्र करते हैं कि जब कार्बन इंडस्ट्री के हवाले से हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल जिससे ओशन मुतासिर हो रहे हैं वो हमारी फैशन इंडस्ट्री भी है। और ये दूसरे नंबर पे ऐसी इंडस्ट्री है पेट्रोलियम के बाद जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये आबी आलूदगी बढ़ रही है और इसके बढ़ने का खदशा मज़ीद भी आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारी फैशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। अच्छा सर, ये कोई भी तूफ़ान बनता है, ये साइक्लोन्स होते हैं, ये इनकी वजह क्या बनती है सर? ये होते क्यों है? और फिर क्या इनकी वजह से हम लोग बैक देखें तो जो सुनते हैं हम लोग यूरोप साइड पे या ऑस्ट्रेलिया साइड पे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। क्या इस तरफ भी कभी कोई इस किस्म का ख़दशा ज़ाहिर किया जाता है कि सी लेवल अगर बढ़ गया तो खुदा न ख्वास्ता हम लोग इसकी जद में आ सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें, एक तो सी लेवल राइज़ है। सी लेवल राइज़ से मुराद ये है कि वक्त के साथ साथ जहाँ पे पानी की सतह एक समुंदर के किनारे पे जहाँ पे थी वहाँ से जो है वो ऊंचा होना शुरू हो गया समुंदर। तो वो जो आबादियाँ जो करीब के थीं वहाँ से पानी जो है उनके घरों के करीब ज़्यादा करीब आना, जैसे कि कराची, जैसे कि कराची है, वहाँ पे अगर एक सर्टेन लेवल पे पानी था तो वो सी लेवल राइज की वजह से वो और सर ये अमल इस तरह चलता है कि गिलगित के अंदर गर्मी पड़ने की वजह से ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी लेवल बढ़ेगा या कुछ और भी वजह होती है? ये हीट की वजह से, जो अगर मैंने पहले अर्ज किया था कि एज अ हीट की वजह से ना, हीट की वजह से ग्लेशियर पिघलने की वजह से पानी बढ़ रहे हैं या कुछ और फैक्टर होता है सर? टेम्परेचर जो सतह है समुंदर का पानी का जो दर्जा हरारत है वो भी बढ़ रहा है। ठीक, वो भी बढ़ रहा है। वो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से भी जो सी लेवल राइज है वो भी हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बहुत से रेजोल्यूशंस हम बनाते हैं कि हम ये चीज़ें करेंगे, ये नहीं करेंगे, हम इस तरह अपने माहौल को साफ़ रखेंगे, समंदर को साफ़ रखेंगे। अब क्योंकि आज समंदरों का दिन है तो ये जानना भी ज़रूरी है कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपने जो इर्द गिर्द मौजूद पानी है उसको साफ़ रख सकें। सबसे पहले तो जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर है। पानी का बेदरेग इस्तेमाल जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसान देगा। एज अ कमोडिटी यूज़ करें, खुदा ताला की नेमत के तौर पे इसको इस्तेमाल करें, हम इसको बेदरेग इस्तेमाल ना करें। और फिर पानी को जो है वो पोल्यूट होने से जो है वो अपने आप को थोड़ा सा एक आदमी जो है वो फ़र्क पैदा कर सकता है। तो वो आप अपने अपने इर्द गिर्द के माहौल को अगर आप साफ़ सुथरा रखना शुरू कर देंगे तो पानी भी हमारे माहौल का हिस्सा है। अपने माहौल को साफ़ रखें, अपने पानी को साफ़ रखें और अपने जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उनको कम से कम करें ताकि ओवरऑल एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम होने की वजह से जो समुद्री हयात है शायद उसको भी पलने भलने का जो है वो मौका मिल सके। डेफिनेटली। और सर ये भी साथ बताइएगा कि हम लोग क्लाइमेट चेंज का जब जिक्र कर रहे हैं, अक्सर ये बात सुनने में आती है हमें कि पानी के रिजर्वायर कम होने की वजह से, कभी हमारी वो इंडस वाटर टेरिटरी है उसकी वजह से, या कुछ और मसाइल हैं, या दुनिया भर में भी ये कहा जाता है कि पीने का पानी कम हो रहा है। तो सर ये ट्रू है या ये बस सुनने की बातें हैं? ये तो हम लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि पानी, साफ़ पानी जिसे कहते हैं, साफ़ एक्सेस टू क्लीन वाटर, ये पूरी दुनिया में इशू है। हमारे यहाँ भी क्योंकि हम इस चीज़ का जो है हमें इदराक होना शुरू हो गया है कि पानी, साफ़ पानी का जो है एक्सेस जो है वो एक आम लोगों के पास जो है वो होना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है। और अगर इसी तरह अगर पॉपुलेशन अगर मल्टीप्लाई भी होती रही, आबादी भी बढ़ती है, ये पॉपुलेशन तो खैर हर मसले का जो वो एक मेन जो वो कहते हैं ना कि एक्सपेक्ट वो है, लेकिन अब उसके अल्टरनेट आपके नज़दीक क्या हो सकते हैं एक्सेस टू क्लीन वाटर के लिए? सॉल्यूशंस तो सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन तो ये है कि हम कम इस्तेमाल करें, जुडिशियस यूज़ हो, वो पहला जुमला ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ होगा ना सर। अपने रिजर्वायर्स हम चेंज कर बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जो और हम ये ओशन वाटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं? उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं ओशन वाटर को, लेकिन उनके लिए हमें रिसोर्सेज जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, रिसोर्सेज हमें चाहिए। अच्छा सर, इन रिसोर्सेज के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बारिशें ज़्यादा होंगी तो हम अपने ज़खायर को बढ़ा सकेंगे, लेकिन बारिशें, जैसे हम टेम्परेचर राइज की बात कर रहे थे कि हमारी अपनी आदत की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से जो टेम्परेचर राइज है वो पिछले सालों की निस्बत अब ज़्यादा है। क्या बारिशों के पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, ख़ास तौर पे समंदरी आलूदगी की वजह से?
देखिए जो पहले भी जिक्र किया था कि जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स हैं, जो बारिश की सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं कि साल ब साल जो है वो चेंज हो रही है। पिछले साल हमने मुख्तलिफ तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो देखे, इवन मार्च में हमने हीट वेव एक्सपीरियंस की, लेकिन इस दफ़ा मई में टेम्परेचर्स जो है वो अब नॉर्मली जो है वो लो गए थे। पिछली दफ़ा हमारे पास मानसून रेनफॉल्स, इंटेंसिव रेनफॉल्स हुई सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री पे, जहाँ पे यूजुअली नहीं होती। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में जो हमारा कश्मीर का एरिया है, पंजाब के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, वहाँ पे हमारे पास रेनफॉल्स होती हैं। तो ये सारे एविडेंस हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। और इसके साथ साथ जो हमें पैटर्न्स जो हैं, हमारा अपना लाइफस्टाइल है, वो तमाम की तमाम चीज़ें हमें तो गोया ये तय किया हमने कि हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर तवज्जो देनी है, तो ही सारे मामला हल होंगे, अदरवाइज़ मामला इसी तरीके से आगे मज़ीद डिक्लाइन की तरफ जाता जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, अच्छा लगा गुफ्तगू करके। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, हमेशा की तरह आज आपकी मुलाकात करवाएंगे बहुत ही स्पेशल खातून से, मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत सारे काम एक वक्त में कर रही हैं और ख़ास तौर पर सबसे उनका अच्छा काम है वो है एज वॉलंटियर काम करना। अपना एक इदारा चला रही हैं जिसमें लोगों की मदद की जाती है, किस तरह से की जाती है वो भी बताएंगे, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, कैसे तैयारी करें, कब से तैयारी करें, और इसके अलावा जिस इलाके से उनका ताल्लुक़ है, बड़ा ख़ास इलाका, बड़ा खूबसूरत इलाका, पोटेंशियल से माला माल, वहाँ पे पोटेंशियल नौजवानों में कितना मौजूद है, उस पोटेंशियल को कैसे चैनलाइज किया जा सकता है, उससे फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, और वहाँ के नौजवानों के लिए लाइन ऑफ डायरेक्शंस क्या है, ये पूछते हैं। बिल्कुल जी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स जिस तरीके से सलमा ने मेंशन किया उनको लेबल में करता चलूँगा। वॉलंटियरिज्म के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जिस खूबसूरत इलाके का जिक्र किया गिलगित बल्तिस्तान, उसके ऊपर बात करेंगे, और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की टीम में नेशनल यूथ काउंसिल है जो कि यूथ पर मुश्तमिल और ख़ास तौर पर एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनकी भी ये मेंबर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मारिया अकबर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, सो मारिया, कैसे स्टार्ट हुआ गिलगित बल्तिस्तान में, बल्तिस्तान खपलू से निकल के बेसिक एजुकेशन कहाँ पर थी और फिर हायर एजुकेशन इंटरनेशनल तक जाने का सफ़र कैसा था? स्टार्टिंग मेरी बेसिक तमाम एजुकेशन गिलगित बल्तिस्तान से ही हुई है। पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज करदू से मैंने अपना एसएससी तक कंप्लीट किया। उसके बाद जो है मेरा मैनेजमेंट के साइड पे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट में एडमिशन लिया, और आफ्टर दैट ड्यूरिंग द स्टडीज़ जो है मुझे मौका मिला कि मैं सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम पे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट फंडेड होता है प्रोग्राम यू-ग्रेड के नाम से, वहाँ पे मुझे मौका मिला कि मैं कैंसस जाऊँ, और एम्पोरिया स्टेट यूनिवर्सिटी से मैंने वहाँ पे मार्केटिंग में तालीम हासिल की, और फिर काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपोजर्स हुए मिले अल्हम्दुलिल्लाह। तुर्की में एक इंटर्नशिप पे जाने का मौका मिला, रशिया में यूरेशिया कॉन्फ्रेंस पे। ठीक है, तो फिर मेरा ये सवाल था कि आप वहाँ पर एडजस्ट हो सकती थी, वापस पाकिस्तान आपने आने का इंतखाब क्यों किया? देखिए, मैं हमेशा समझती हूँ कि अब सबसे ज़्यादा जो हमारी यूथ में होपलेसनेस है और अपने मुल्क को छोड़ के जाने का एक है, मेरे में हमेशा इस तरह नहीं रहा। मुझे हमेशा से एक शौक़ है कि मैं अपने लोगों के लिए काम करूँ, अपने लोगों में रहूँ और अपने मुल्क के लिए काम करूँ। तो मैं कभी भी कल्चरल एम्बेसडर भी इन तमाम कंट्रीज जिनका आपने जिक्र किया वहाँ पे, और वहाँ पे जाने पे हम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम अपने ग्रीन पासपोर्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट करें। तो मुझे अपने ग्रीन फ्लैग को रिप्रेजेंट करके बहुत खुशी होती थी, तो मुझे उसी में जो खुशी मिलती है, कहीं पे भी किसी कंट्री में आप किसी भी कंट्री में जाएं, अपनायत और वो जो अपनी मिट्टी वाली जो बात है वो सिर्फ पाकिस्तान से आपको हासिल होती है। क्या बात है। अब जरा हमारे स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे हैं उनको गाइड करें कि कैसे वो स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हैं, कैसे उसके लिए पहले से तैयारी करें, लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या होना चाहिए, फिर अप्लाई कैसे करें, क्या प्रोसेस? अच्छा, आजकल हम एक देखते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ में जब भी स्टूडेंट्स जाते हैं, पहले तो वो ये सोचते हैं कि एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी लाइफ होगी बड़ी चिल होगी, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो एक बिल्कुल जो है कह लें कि इस नीयत से जाती है यूनिवर्सिटी में। बट यूनिवर्सिटी में ऑफकोर्स आपकी जो पढ़ाई इतनी ज़्यादा एफएससी वाली स्ट्रिक्ट तो नहीं होती, बट साथ साथ आपको टाइम मिलता है। तो स्टूडेंट्स अगर तो ये चॉइस है कि अगर वो सिर्फ इंटरटेनमेंट में लगाएं, वो डिफरेंट जो है सिर्फ फन एक्टिविटी करते रहें, तो भी उन पर मर्जी है। लेकिन ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी अगर वो अपने जो एक्स्ट्रा टाइम उनको मिलता है वो ऐसे एक्टिविटीज जो एनर्जी है बेसिकली उसको यूटिलाइज करें, वो सही जो है डायरेक्शन में यूज करें। तो जस्ट अपनी अगर मैं एग्जांपल दूं तो मुझे जब भी मौका मिलता था, मैं जो इंटरटेनमेंट से ज़्यादा मेरी कोशिश होती थी कि मैं डिफरेंट एनजीओज के साथ, डिफरेंट इंटरनेशनल एनजीओज के साथ काम करूं, वॉलंटियरिज्म करूं। और ये आपने बेसिकली देखें, आपकी तरह का काम शायद
हर कोई करना चाहता है। Exactly. अपॉर्चुनिटीज कैसे ग्रैब करनी है ये सिखाना बेसिकली हमारा मकसद है, तो वो कैसे ग्रैब करनी है? इस्लामाबाद रावलपिंडी और आज का सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ बहुत इजीली एक्सेसिबल है। अगर मैं चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस पे जाना है, तो आप सिंपल फेसबुक पे सर्च करें लीडरशिप इवेंट्स इन इस्लामाबाद, तो वहाँ पे सारी जितने एनजीओज करा रहे होंगे, जितने ऑर्गेनाइजेशन करा रहे हैं, वो लिस्ट वहाँ पे आ जाती है। तो सिंपल उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, आप जाएं और कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि वो कहते हैं सिर्फ डिग्री करें, तो मतलब सिर्फ वो डिग्री करते हैं और उसके बाद जब वो जॉब मार्केट में आते हैं तो हज़ारों ग्रेजुएट्स आ चुके होते हैं, तो फिर आप कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप साथ एक्स्ट्रा स्टार्स आपके साथ होने चाहिए। एक्स्ट्रा स्टार्स के लिए आप क्या करें, आप वॉलंटियरिज्म सबसे बेस्ट वे है कि जिससे आपकी लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप होती हैं, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स भी बिल्ड होती है। स्टूडेंट्स जो हैं आजकल के हर चीज का रिवॉर्ड चाहते हैं, एज वॉलंटियर काम करना एक बोझ लगता है, तो ये जज्बा नौजवानों में कैसे जगाएं कि आप एज वॉलंटियर काम करेंगे तो ये आपकी अपनी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, और बाहर के ममालिक में भी जैसे आपने विजिट किया तो वहाँ पे वॉलंटियर्स कैसे काम करते हैं? मैं समझती हूँ कि अगर जो हमारे नौजवानों को अपने लिए इंस्पिरेशन ढूंढना पड़ेगा, कोई भी अगर आप आज देखिए जो भी सक्सेसफुल नौजवान अभी देखते हैं एंटरप्रेन्योर, उनकी लाजमी उनके प्रोफाइल में होगी कि वो किसी न किसी एनजीओ के साथ अटैच रहे, किसी न किसी एनजीओ के साथ काम किया है। तो मेरे जितने फेलोज हैं, जो कि मैं जिनको कहती हूँ कि जो इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं, उन सब का पीछे से काम भी सारा वॉलंटियरिज्म में था। वो किसी न किसी, या वो एजुकेशन पे काम कर रहे थे, या वो स्ट्रीट चिल्ड्रंस पे काम करते थे, या वो डिसेबल बच्चों पे काम कर रहे थे, या क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ कर रहे थे। आज वो इसलिए एक पर्टिकुलर फील्ड में जो है बिल्कुल यंग एज में अपना नाम कमा रहे हैं। तो उनको स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि आप जब भी अभी जॉब मार्केट में जाते हैं, सबसे पहले आपकी सीवी देखी जाती है। अगर वहाँ पे सिर्फ लिखा है कि आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी डिग्री की है, वो कहेंगे आपने बाकी टाइम क्या किया, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स फिर बाद में सामने आते हैं जिनकी सीवी भरी होती है कि उन्होंने हर जगह पे पार्टिसिपेट किया होता है एक्टिवली। आई एग्री। और इसके लिए मैं एक और चीज़ ये भी कहता होता हूँ कि फर्स्ट यू लर्न देन यू रिमूव एल, तो बेसिकली अर्न करना शुरू हो जाएंगे आप। अच्छा, गैप कहाँ पर है इस वक्त मार्केट में जहाँ पर राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है, वॉलंटियरिज्म में भी जहाँ पर फोकस करें स्टूडेंट्स? देखिए गैप अभी फॉर एग्जांपल हम अभी पाकिस्तान की करंट लेट्स सिचुएशन देखते हैं, तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा हम गैप देख सकते हैं। प्लस हम ये देख सकते हैं कि अभी पाकिस्तान के मसाइल में क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है, तो हर स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम कर सकता है। अब रिसेंटली कल मैं एक इवेंट पे गई थी जहाँ पे लेबर चाइल्ड लेबर पे बात आ रही थी, तो एक उस फील्ड में तो हर बंदा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, ये वॉलंटियरिज्म की खास बात ही यही है कि हर स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उस काम में काम कर सकता है। हमारे साथ बहुत सारे वॉलंटियरिज्म जुड़े हुए थे जो कि ओल्ड जो है एज होम के लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, उनके साथ अटैच होना चाहते थे, तो हर कोई अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। आपका अपना भी एक इदारा है मारिया, वो क्या करता है? अच्छा, मेरा इदारा जो है अब इसको तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं, मेक एम्बिशन एंड जॉइन अस नाम है। हमने अब तक जो काम किया वो वुमेन एम्पावरमेंट पे हमने काम किया। हमने औरतों को जो है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग्स करवाई इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलके। अच्छा, और स्टूडेंट्स को हमने कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मौका दिया कि वो इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलके कम्युनिटी पुलिसिंग करें, यानी कि पुलिस और पब्लिक के दरमियान जो गैप है उसको मिनिमाइज करने। और इसमें आपके साथ वॉलंटियर्स होते हैं? जी बिल्कुल, हमारे बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी वॉलंटियर हमारे इवेंट्स को ज्वाइन कर सकता है, और जिस तरह से भी वो उनके जो भी कह लें कि जिस भी फील्ड में है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका हाउ टू फाइंड स्कॉलरशिप्स मिल भी जाती हैं, तो राइट परफेक्ट क्राइटेरिया क्या है उसमें अप्लाई करने के लिए, और किन लोगों को एग्जैक्टली आपने देखा है, आपके बहुत सारे फेलोज इंटरनेशनली गए हैं, किन लोगों को मिलती हैं स्कॉलरशिप्स? अच्छा, पहले तो कौन लोग रह जाते हैं? हाँ, एक मिथ ये है कि भाई स्कॉलरशिप में फेवरेटिज्म होती है, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं ये है, ये मिथ है, पता नहीं है क्या है, स्कॉलरशिप सिर्फ उसको मिलती है जिसके 3.8 या 3.9 CGPA। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जिस तरह मैंने बताया कि मैं यू ग्रेड पे गई थी, हमारे साथ तकरीबन 100 स्टूडेंट थे मेरे बैच में, और उनमें से किसी का भी 4 GPA वाला स्टूडेंट हमारे साथ नहीं। मिनिमम कितना था, मैक्सिमम? मिनिमम देखिए, मिनिमम एटलीस्ट 2.5 तो हो, ठीक है, तो कुछ तो लाइक पढ़ा उन्होंने ना, तो 2.5 हो, बट ये है कि ऑफ कोर्स 2.5 से आप कम है तो फिर तो आप बहुत ही पढ़ाई नहीं लिखे, बट 2.5 हो, और बट आपको 4 GPA होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ तो आता हो उसके बाद अप्लाई के। अच्छा, आपका इलाका GB बहुत खूबसूरत इलाका,
वहाँ के नौजवानों में कितना पोटेंशियल है। आए दिन हम कोई ना कोई ऐसा प्लेयर देखते हैं, कोई ना कोई ऐसा नामवर इंसान देखते हैं जिसका ताल्लुक जीबी से होता है। देखिए सबसे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान में देखें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर ख़वातीन देखें तो ख़वातीन में समीना बेग का नाम हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं, जिन्होंने K2 सर किया और माउंट एवरेस्ट सर किया। इसी तरह और बहुत सी बच्चियाँ आ रही हैं। मेरी अपनी फ्रेंड है सायरा, जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगी, जो कि साइकिलिस्ट है, HEC की चैंपियन रह चुकी हैं। तो एक ख़वातीन इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं, जेंडर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। प्लस अभी जो यंग जनरेशन, उसमें बहुत सारे टैलेंटेड जो है वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर आ रहे हैं, जिसमें अबरार ख्वाजा हैं, कमर वजीर, इनका और इनका जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इनको रिकॉग्नाइज्ड करा है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांड्स उनको अप्रोच करें। तो 3 इंटरनेशनल स्टार्स इस वक्त गिलगित में सीधा नजर डालें तो आपको देखने को मिलते हैं। एक हमारी नेशनल फुटबॉल प्लेयर जो हैं, जो फुटबॉल प्लेयर नहीं, फुटबॉल कैप्टन है हमारी इस वक्त पाकिस्तान की टीम की, नूर मलका, शी इज फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। इस वक्त वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग में उस्मान वजीर फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। और आजकल जेंजी कल्चर का जो है ना, वो मैं कहता हूँ कि पागल हुआ है, जिसके पीछे क्रेजी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हसन रहीम। बिल्कुल। सो ये 3 नाम डायरेक्टली गिलगित से आपको मिलते हैं। तो क्या पोटेंशियल है और क्या वहाँ पर स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ क्या हैं? क्योंकि लिटरेसी रेट अगर पाकिस्तान का हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा हुंजा के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगेन उसी तरीके से स्कर्दू के अंदर ऐसी एग्जीबिशंस होती रहती हैं गाए बगाए बहुत ज़्यादा, जिसमें तमाम स्कूल स्कर्दू के आके एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हैं। जी देखिए एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान, इसकी मैं खुद फैकल्टी मेंबर हूँ आप, और कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। अच्छा, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमारे वहाँ पे जीबी की गवर्नमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव, उन्होंने बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स को एक साथ रखने के लिए तो लाइब्रेरीज जो है वकास जौहर का यहाँ जिक्र करना चाहूँगी, जो कि हर स्ट्रीट में हर जो है जगहों पर एक लाइब्रेरीज कायम करें जहाँ पे स्टूडेंट लेट नाइट तक स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं आजकल चैलेंज बहुत है, इंटरनेट का, पानी का और बिजली का बहुत ज़्यादा चैलेंज है, जो कि जिसको लेकिन बट उन लाइब्रेरीज में फैसिलिटी दी जाती है। प्लस जो है नेशनल लेवल पे इवेंट कराए जा रहे हैं, जिसका सरफरांगा डेजर्ट जो है इवेंट कराया जा रहा है हर साल, जिसपे इंटरनेशनल जो है तमाम ऑर्गेनाइजेशन भी आती हैं। आपने एक और नया एंट्री ये दी है कि वॉलंटियरली अगर कोई काम करे हमारी टूरिज्म में, तो टूरिज्म में उस बंदे को कितना फ़ायदा है और फिर एट द एंड कंट्री को कितना फ़ायदा है? वॉलंटियरिज्म, यस, वॉलंटियरली। ठीक है, देखिए वॉलंटियरली सबसे ज़्यादा आपके हाथ में फ़ोन होता है, ठीक है, उस फ़ोन के थ्रू ही आप अगर सिर्फ इतना कर दें कि अपने ही जो जितने प्यारे हमारे जगह, जितने टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उनको ही प्रमोट करना शुरू करें, ये भी एक वॉलंटियरिज्म है कि आप पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जस्ट एक वीडियो शेयर करके उस पर कैप्शन लगा के कि पाकिस्तान की ये जगह है, ये लोकेशन है, और सिर्फ और ये पीसफुल है, लोगों को ये बताया जाए कि ये पीसफुल एरिया और आप विजिट कर सकते हैं। क्योंकि ये भी मिथ भी है कि भाई हमारा जो हम विजिट, लोग डरते हैं कि हम विजिट करें ना करें, क्या है, तो जस्ट एक वॉलंटियर काम है, कह लें कि ये भी है कि अपने मुल्क के जो एक सोशल मीडिया के थ्रू ही एक जो अच्छा इमेज भेजें वर्ल्ड वाइड, तो ये भी एक वॉलंटियरिज्म है। वंडरफुल, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मारिया, नेशनल यूथ काउंसिल क्या है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये काउंसिल क्या करती है? जी, नेशनल काउंसिल 2021 में ये बना था, तो हर साल जो है 30 से 33 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं, कह लें कि यूथ सेलेक्ट होती है जो कि अंडर 30 होती है। जी, उनका देखिए पहली बात ये कि इसके मल्टीपल जो है सेगमेंट्स है जिसपे काम हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर पे, हेल्थ सेक्टर पे, रिप्रोडक्टिव राइट्स पे काम हो रहा है, प्लस ये कि पॉलिटिकल अवेयरनेस पे काम हो रहा है। तो इन सब में पाकिस्तान की जितनी जो टॉप यूथ है, जिनका कोई ना कोई अचीवमेंट है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया है, वॉलंटियरली कम्युनिटी सर्विसिंग की है या अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, उनको जो है सेलेक्ट किया जाता है थ्रू अ प्रॉपर मेरिट बेस्ड चैनल, और हर प्रोविंस की उसमें रिप्रेजेंटेशन होती है। तो गिलगित बल्तिस्तान से मैं और इज्जत फातिमा हम रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में, और करंटली जो है अभी हमारा जो है टेन्योर कंप्लीट होने वाला है इस साल, और इसके लिए एज लिमिट भी होती है? एज लिमिट अंडर 30 जी। तो अभी नेक्स्ट जो है टेन्योर जो है अभी दोबारा लॉन्च हुआ, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएं, कोई भी स्टूडेंट जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को बेटर रिप्रेजेंट कर सकता है या अपने इलाके के को बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, और उस वेबसाइट पे जाएं, अपना प्रोफाइल फिल करें, और आपको फिर जो है नेशनल काउंसिल की टीम जो है आपको कॉन्टेक्ट करेगी और फिर आपका प्रॉपर सिलेक्शन होगी। ओके, सो वेल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं एम्बेसडर के तौर पर, उसी तरीके से बहुत सारी और भी यूथ है हमारी जिनकी बहुत एनर्जी है, लेकिन उनको राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है। एक ब्रेक हमारे साथ फ्रेंड।
वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं सऊदी अरब में सिनेमास के खुलने की और MBS के विजन की। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, एक विजन 2030 का हिस्सा था एक सिनेमा घरों को खोलना, फिर उसके लिए एक पाकिस्तानी फिल्म का सेलेक्ट होना। बड़ी ज़बरदस्त फिल्म एक पाकिस्तानी ने बनाई थी और फिल्म मेकर है एहसन मिनास। इनकी अरबी शॉर्ट फिल्म थी सुकून, एडिक्शन ऑफ साइलेंस। यस, गुज़श्ता माह सऊदी अरब में यह फिल्म दिखाई गई, फिल्म फेस्टिवल में। बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी। कहानी और स्क्रीन प्ले के लिए अमेरिका और तुर्किया में इंडिपेंडेंट शॉर्ट अवार्ड्स और अनातोलियाई अवार्ड्स में कई एजाज ये फिल्म अपने नाम कर चुकी है। इस मुख्तसर फिल्म को लॉस एंजलिस में होने वाले हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल के लिए भी मुंतखब किया गया है, जो रवा साल नवंबर में मुनक्किद होगा। और आज इससे मुतालिक बात करने के लिए फिल्म मेकर हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं और फिल्म मेकर हैं जनाब एहसन मिन्हास। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि सुकून, साइलेंस ऑफ एडिक्शन ऑफ साइलेंस, ये क्या इसका थीम है? सुनने में ही कुछ लग रहा है कि एक्साइटिंग सी चीज़ है, तो इसका ओवरव्यू है क्या? बेसिकली वालेकुम सलाम, रियली गुड टू बी हियर। मैं बेसिकली फिल्म जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे बनी थी। इट वाज अबाउट क्रिएटिव पर्सपेक्टिव कि हर क्रिएटिव इंसान दुनिया में, चाहे पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, अमेरिका में हो, सऊदीया में हो, वो एक जर्नी के थ्रू गुजरते हैं टू प्रूव देमसेल्व्स बेसिकली। और उसमें उनको जो ऑब्स्टिकल्स, जो मुश्किलात, जो जर्नी उनकी एक बहुत लंबी एक क्रिएटिव की होती है, उसमें कुछ सैक्रिफाइसेस होते हैं, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट यू वांट इन लाइफ। और उसमें बेसिकली इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप जिसमें वो है ऑफ हिज मैरिज। बेसिकली वो इज फॉलिंग अपार्ट, और वो प्रोसेस मैंने बड़ा स्पेसिफिकली दिखाया कि इट वाज अबाउट साइलेंस, इसीलिए इंग्लिश टाइटल इसका एडिक्शन ऑफ साइलेंस। तो उसमें क्या कहते हैं, एक प्रोग्रेशन है। स्क्रीन प्ले मैंने खुद ही लिखा था, आई प्रोड्यूस्ड इट, आई डायरेक्टेड इट। एक अरबिक स्क्रीन प्ले आती है, लेकिन आपकी मूवीज को इतना सराहा गया इस फिल्म को, इसके पीछे रीजन क्या थी? आपने खुद मूवी को कहाँ से स्टडी किया, फिल्म को? बेसिकली क्या कहते हैं, रियल लाइफ इवेंट्स, क्या कहते हैं, मेरे इर्द गिर्द इतनी सारी कहानियां ऐसी कि कोई ना कोई किसी ऐसी मुश्किल से गुजरा है जिसमें या तो उसकी फैमिली उसे छोड़ गई या तो उससे छोड़ना पड़ा किसी को। और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ कनेक्ट की इमोशनली कि क्रिएटिव्स को ये क्यों करना पड़ जाता है। वाई इज़ इट कि एवरीवन किसी ना किसी कहानी में ये कुछ कॉमन है। तो मैंने वो चीज़ पकड़ी और फिर मैंने उसके एग्जीक्यूशन पे इस तरह ध्यान किया कि यार इसको थोड़ा डिफरेंट करते हैं। मैं न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से फिल्म प्रोडक्शन मैंने पढ़ी हुई है, आई वर्कड इन हॉलीवुड। तो मेरा जो एस्थेटिक सेंस है वो हॉलीवुड फिल्मों की तरह है और न्यूयॉर्क थिएटर और इस तरह के मेरे रेफरेंसेस हैं। तो मैंने कहा कि सऊदी कल्चर और जो सऊदी में सिनेमा बढ़ रहा है, यू नो, इट्स पार्ट ऑफ विजन 2030। और मैंने कहा कि चलो सिनेमा खुल गया, people want to watch new stories, people want to watch नई executions। तो मेरे पास जो experience skill है, जो मैं बाहर से लाया हूँ, मैं उस चीज़ को मर्ज करता हूँ। फिर मैंने अपने रेफरेंसेस निकाले, मैंने फिल्म्स निकाली। मैरिज स्टोरी एक है, एडम ड्राइवर उसमें है, और वो एक मैल्कम एंड मरी है। मतलब इस तरह की इंटरनेशनल रेफरेंसेस निकाल के मैंने सऊदी कल्चर के साथ उसको मर्ज किया। ऐसे ये बताइएगा कि इसकी एग्जीक्यूशन कहाँ पर आपने की, एक चीज़, और दूसरी चीज़ इस वक्त ये जो आपकी फ़िल्म है ये सऊदी अरब के अलावा कहाँ पर, कैसे क्या कुछ अवार्ड्स में नामजद हुई या कहाँ पर स्क्रीनिंग हो चुकी है इसकी? या बेसिकली ये सऊदी फिल्म फेस्टिवल सेलेक्ट होने से पहले ही दिस वाज 2 अवार्ड्स जीत चुकी थी LA में, इंडिपेंडेंट शॉर्ट्स अवार्ड्स में फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, और आल्सो फॉर मी एंड माय को डायरेक्टर बीइंग फॉर बेस्ट डायरेक्टर्स। और फिर उसके साथ क्या कहते हैं, टर्की में कैटेगरी क्लीन स्वीप हो गई। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि बेस्ट फॉरेन शॉर्ट वहाँ पे जीत गई। एंड देन एक मेजर फिल्म फेस्टिवल में जब सेलेक्ट हुई नवंबर में, फिर इटली में सेलेक्ट हो गई, और फिर अभी 4 और सिलेक्शंस हो रही हैं। I've signed with a distribution company as well. Maybe आप इसको Netflix पे देखेंगे very soon। कितनी फिल्म्स में से इसका इंतखाब किया गया? टोटल कितनी फिल्म्स थी इसके मुकाबले में? सऊदी फिल्म फेस्टिवल में तकरीबन 400 फिल्में सेलेक्ट हुई थी, और 400 फिल्में सबमिट हुई थी,
और फिर उसके बाद अराउंड 50-60 सेलेक्ट हुई थी, और फिर ये वन ऑफ द मेन रोस्टर्स में से था, बिकॉज ये सऊदी फिल्म थी, सऊदी में शूट हुई थी, रियाद में थी, मैंने सारा कुछ रियाद में इसको किया था, और अरबिक में थी, तो वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया है यहाँ पे सऊदी फिल्म फेस्टिवल के लिए। तो वो सारे क्राइटेरियाज को चेक्स करके आई मीन जब वो गई तो मुझे तो समझ ही ना आया कि एक पाकिस्तानी, आई वाज द ओनली पाकिस्तानी पूरे सऊदी फिल्म फेस्टिवल में, दूसरा था ही नहीं कोई। ठीक है, तो क्या प्लान है आपके एहसन, कोई पाकिस्तान वापसी का इरादा है कंटिन्यू करने का यहाँ पर फिल्म्स, क्योंकि हमारे पास एक बिलाल अशवारी मौजूद हैं, गिने चुने डायरेक्टर्स हैं जिनका एस्थेटिक अच्छा है। जी मतलब क्या कहते हैं, आई डेफिनेटली मैं जानता हूँ सारों के काम को, इधर उधर क्या कहते हैं बम्पिन हो चुके हैं, लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान में डेफिनेटली मेरा ड्रीम है कि मैंने एक प्रोजेक्ट करना है। मैंने 2-3 मेरे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं जो मैं सोच रहा हूँ। एक फीचर फिल्म का आइडिया है जो मैं लिख रहा हूँ, एक सीरीज का आइडिया है, मैं कुछ सऊदीया में भी मेरे काम क्योंकि ऐसे चल रहे हैं, मैं प्रोडक्शन हाउसेस के साथ अटैच्ड हूँ with funding finance people as well, तो वो भी क्या कहते हैं यहाँ पे है, अभी यूएस एम्बेसी वालों के साथ मेरा कुछ चल रहा है, तो बहुत सारी कुछ चीजें हैं ऐसी। लेकिन पाकिस्तान में होपफुली मौका सही आए, टाइम सही आए, तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ जबरदस्त हो, कुछ नया हो। पाकिस्तानी से लुकिंग फॉरवर्ड के कुछ अच्छी प्रोडक्शन हमारे सामने आए। एहसन, आपकी ये जो फिल्म थी एडिक्शन ऑफ साइलेंस, इसकी स्टोरी आपने खुद लिखी या इसका राइटर कोई और था? फिर अरबिक ज़ाहिर है हमारी हम पाकिस्तानियों की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती, तो आपने क्या इसको सीखा अरबिक को, कैसे ये सारा एग्जीक्यूट किया आपने? नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ी अरबी बोलता हूँ, तो उसमें बेसिकली मैं यहाँ पे 8 साल की उम्र से हूँ, तो 22 साल से आपको ज़्यादा हो चले हैं मुझे सऊदीया में, तो लेकिन स्क्रीन प्ले मैंने इंग्लिश में लिखा था, पूरी स्टोरी मेरी थी, और फिर उसके बाद मैं एक अरबिक स्क्रीन प्ले राइटर ले आया जो इंग्लिश भी परफेक्ट बोलता था और अरबी भी यहाँ की लोकल था बंदा, और थिएटर राइटिंग बैकग्राउंड था, तो मैं उसको ऑन बोर्ड ले आया और फिर सऊदियों को इकट्ठा किया, अरबिक क्रिएटिव्स को इकट्ठा किया, वी गॉट सऊदी कास्ट मेंबर्स, लीड्स मेरे सारे सऊदी हैं, और फिर उसके बाद मतलब प्रोसेस ऐसे ही था जैसे सऊदी अरब में टैलेंट को एक्सप्लोर करना ऐसा कितना मुश्किल था, क्योंकि जाहिर है सिनेमा तो अब वहाँ पे बन रहा है ना, पहले उस तरह से फिल्म कभी बनी नहीं थी, वहाँ पे उस तरह के राइटर्स ढूंढना, उस तरह के एक्टर्स ढूंढना, ये सारी चीज़ें क्या मुश्किल थी टैलेंट को तलाश करना? नहीं, क्योंकि पहले तो ये कि पिछले 2 साल से ये सब ऑलरेडी हो रहा है, ये अब मतलब आगे बढ़ चुका है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक खुल गई हैं यहाँ पे, तकरीबन मतलब 300 के करीब तो स्क्रीन्स खुल गई हैं, और उसके साथ मतलब फेस्टिवल्स, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, सऊदी फिल्म फेस्टिवल, you know, as part of His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman, this has been a huge initiative, Vision 2030 में motion pictures और film एक बहुत बड़ा initiative है, तो मुश्किल नहीं था क्योंकि बहुत सारे सऊदी और बहुत सारे international filmmakers बाहर से आ गए वापस अपने मुल्क में, इधर सऊदीया में, and मैं तो इधर ही था, तो it was just a matter of, मैं तो तब से इधर फिल्म में स्टार्ट की थी जब कैमरास बैंड थे, तो एंड देन सडनली सब कुछ खुल गया, सब कुछ चेंज हो गया, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से और पाकिस्तानियों के लिए इधर खोलूं कि वो इस तरफ भी देखें कि ये ग्रोइंग मार्केट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक 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 प्लेटफॉर्म है टू प्ले ऑन, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटिंग हो रही है। जब मैं अरब न्यूज़ के साथ भी बात की थी इस पे, मेरा सबसे बड़ा यही थी कि मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत कुछ खुल गया, बहुत कुछ खुल रहा है, और मैं वहां पे बैठ रहा हूँ जगहों पे जहाँ पे मुझे जो सुनने में चीजें आ रही हैं वो बहुत बड़ी हैं, वो बहुत दरवाजे खोल सकती है हमारे लिए, और आई थिंक हमें इस तरह थोड़ा सा रुख करना चाहिए। विजन 2030 में बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, ऐसे नहीं बताइएगा कि आपका कोई स्पेसिफिक नीश है, कोई स्पेसिफिक जॉनरा जिसमें आपको काम करना पसंद हो, लाइक पीरियड में काम करना पसंद हो, या साइंस फिक्शन में, या कुछ और? हाँ, मैं एक्चुअली साइंस फिक्शन लिख रहा हूँ, मेरी आजकल कुछ लोगों से बात भी चल रही है इस पे कि क्या किया जा सकता है इस पे। ड्रामा यूजुअली मेरा जरा स्टाइल इज समवॉट ड्रामा, फिल्म, नैरेटिव, फिक्शन, वेरी साइफाई, साइकोलॉजिकल, थ्रिलर एस्पेक्ट्स, एंड समथिंग जो कि आपको सेल्फ, हाँ मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन
बेसिकली समथिंग जो कि अगर आप मेरी फिल्में देखें और वहां से निकलें तो आप आईने में जाके अपने आप को घूर रहे हो और अपने बारे में सोच रहे हो कि आप हैं कौन असल में। वंडरफुल, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपने ये काम किया है। एहसन, आगे क्या प्लान्स है, इरादा क्या है आपका, अगले 5 सालों में क्या करना चाहते हैं? अगले 5 साल का तो यहाँ पे तो अपने अगले दिन का नहीं पता होता। लेकिन सही बात कहूँ कि प्लान्स ऐसे हैं कि डेफिनेटली अब टाइम आ गया फीचर्स बनाने का, सीरीज बनाने का, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स इनके साथ काम करने का, लोकल जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है पाकिस्तान में वहाँ पे इस एस्थेटिक को लाने का। इंटरनेशनली मैं बहुत सारे चाहता हूँ कि मेरे जो लोग हैं फिल्म मेकर कलीग्स न्यूयॉर्क से, फ्रॉम द यूके, फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जहाँ से मैंने लोग कनेक्शंस बनाए हैं, सऊदीया में जो बने हैं, इंसानों को एक दिन मेरा ड्रीम है कि हम पाकिस्तान में एक प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें ये सारे पाकिस्तान बात है। और पाकिस्तान में खास तौर पे एहसन, आपका प्लान सिनेमा रिवाइवल का है या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई काम करने का? मैं बेसिकली फिल्म्स, हर फिल्म डिफरेंट होती है, तो मैं कुछ फिल्म्स को अप्रोच करता हूँ कि ओटीटी के लिए परफेक्ट है, कुछ फिल्म्स को या सीरीज आपकी टीवी या सिनेमा के लिए अच्छी है। नेटफ्लिक्स को अप्रोच क्यों नहीं कर सके अभी तक? हम नेटफ्लिक्स को ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली बहुत लोगों ने पहले भी किया हुआ है, हमारा कुछ कंटेंट है नेटफ्लिक्स में, लेकिन मसला यहाँ पे आ जाता है कि हमारे कुछ डेफिनेटली कुछ बैरियर्स हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं व्हेन इट कम्स टू यू नो हमारे ब्रिजेस और प्लेटफॉर्म चैनल्स पाकिस्तान से ज़रा थोड़ी डिफिकल्ट है नेटफ्लिक्स के साथ या इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ। देयर आर थिंग्स मैं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर सकता, बट जो मुझे पता है वो ये है कि डेफिनेटली वो चीज़ें खुलनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं खुली हुई शायद, तो इसीलिए मुश्किल है। बट मैं अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकता हूँ कर रहा हूँ कि सऊदीया से बैठा हुआ, बीइंग अ पाकिस्तानी, रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री फ्रॉम अ क्रिएटिव स्टैंड पॉइंट एंड कल्चरल स्टैंड पॉइंट, ये कोशिश तो है, ये कोशिश तो चलती रहेगी। ऐसे मुझे ये बताएं कि जो फिल्म मेकर्स इस वक्त स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने एक ड्रामा किया या सीरीज़ की तरफ जा रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स पे अभी तक हैं मौजूद, पाकिस्तान में बैठे हुए, वो कैसे सऊदीयन मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं? देखिए, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल खुला हुआ है टू ऑल इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स। मैं सऊदीया में भी बैठ के क्या कहते हैं, अगर मैंने किया है तो इट्स नॉट, ठीक है, इट हैज़ इट्स एडवांटेजेस कि आप इधर हो तो आपने फिल्म बनाई है तो आप जल्दी देखे जा सकते हो, लेकिन पाकिस्तान से मैं सारों को इनकरेज करूंगा कि रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 की एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, अगस्त 28 तक उसकी डेडलाइन है और एप्लीकेशंस ओपन है टू ऑल ओवर द वर्ल्ड फिल्म मेकर्स को। तो आप बनाए फिल्म, आप रिस्क लें, आप एक अच्छी फिल्म बनाएं, एक यूनिवर्सल स्टोरी पे फोकस करें और फिर उस चीज को क्या कहते हैं आप बस डाल दें। मैंने अपनी पहली फिल्म जो रेड सी में गई थी 2021 में, मैंने उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी और मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, वो चला क्या मार्केट, सऊदीया की मार्केट में एक्टर्स के लिए भी गुंजाइश है, पाकिस्तानी एक्टर्स? अच्छा, ये मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट क्या कहते हैं, ये एक चीज है फाइन लाइन जिसमें एक्टर्स अगर लीड्स बनना चाहते हैं तो मुश्किल है। आई थिंक एक्टर्स के लिए बहुत स्लिम चांसेस हैं बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर एंड स्पेशली सऊदी राइट नाउ। देखें ना, हम पाकिस्तान में हम अपना कल्चर जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम फ्रंट पे किसको देखना चाह रहे हैं, एक पाकिस्तानी क्या कहते हैं टैलेंट को, तो उसी तरह ये लोग अपने फ्रंट पे सऊदी टैलेंट को देखेंगे। ऐसे नहीं, एक आखिरी चीज, पाकिस्तान कॉन्शियस इंडायरेक्टर्स की बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है, क्या आप कोई प्लान रखते हैं लोगों को ट्रेन करें, लोगों को इसके लिए, वो लोग जो सीखना चाहते हैं, जो आपके लेवल का काम करना चाहते हैं या उसकी ख्वाहिश रखते हैं, उनको कुछ सिखाएं आप? मैं एक्चुअली वर्कशॉप्स रेगुलरली पाकिस्तान में करता रहता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में। मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ, अभी मैं फिर से ईद की छुट्टियों के लिए आ रहा हूँ, बट ये है कि जब भी मैं चक्कर लगाता हूँ तो रिफा यूनिवर्सिटी में मैंने वर्कशॉप्स कराई हैं। मैं क्या कहते हैं, आई हैव टॉट इन TMUC एट अ सर्टेन पॉइंट इन लाइफ, बहुत पहले एज अ गेस्ट लेक्चरर। तो मेरा एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, शुरू से रहा है कि आई रियली वांट टू इवॉल्व एंड ट्रेन दी यंग पाकिस्तानी फिल्म मेकर ग्रुप, जो कि इंशाल्लाह मैं और लोग देखना चाहता हूँ इस फील्ड में। मुझे होता है कि कम क्यों है इतने ज्यादा, स्पेशली इधर इंटरनेशनली।
आई थिंक इनिशिएटिव्स मेरे हैं और मैं इसको पुश करता रहूँगा. दिस इज समथिंग मेरे लिए प्रायोरिटी है. थैंक यू सो मच एहसन मिन्हास फॉर ज्वाइनिंग. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वेंचर्स. ख़वातीन और हज़रात एक करेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को. हमारे साथ रहें. एक अदालत सी लगती है मुझे कभी कभी सोशल मीडिया. सोशल मीडिया टॉक्सिक सिर्फ उस वक्त है जब आप उसको टॉक्सिक होने दें. स्टैट्स के मुताबिक ट्विटर के डाउनलोड्स 3 मिलियन है और टिकटॉक के डाउनलोड्स 18 मिलियन है. तो ये तालीम की कमी है साफ साफ. इसी में इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपकी और इमोशनल सेंसिटिविटी भी खत्म हो गई है. अब जो पहले चीज़ खबरों के ऊपर कभी भी बड़े होते हुए हमने नहीं देखा कि गॉड पे टीवी पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किसी की डेड बॉडी दिखाएं या किसी को असॉल्ट होते हुए दिखाएं, वो आजकल इतना खुला है कि पीपल उस पर लिखा हुआ भी होता है व्यूअर डिस्क्रेशन इज एडवाइज, फिर भी हम जाके उसको क्लिक करके देखते हैं क्या. वायरल क्या चीज हो रही है? वायरल टैलेंट नहीं हो रहा इस वक्त. तरह तरह की जगहों के खाने बनाने का शौक है. बहुत मज़े की खुशबू आ रही है. हांडी के साथ आप तिल वाले कुलचे वगैरह यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं. वेरी नाइस. पीटीवी अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ रहा है आप ही का पसंदीदा शो. बना रहे हैं लाहौरी तवा चिकन. हम सब कुछ अच्छा अच्छा आपको बनाना सिखाते हैं ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे. तो इसको 15 मिनट्स लगेंगे तैयार होने में. फर्स्ट बॉयल आ जाएगा तो हम इसको स्लो फ्लेम पे लिड लगाकर रख देंगे. रिवायतों की लज्जत सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर. वेलकम बैक नाजरीन. हर इंसान की पर्सनालिटी में बालों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. अच्छे प्यारे बाल सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर बाल गिरना शुरू हो जाए तो उसके बाद एक बड़ी परेशानी से दो चार हो जाता है इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत. लेकिन बालों का गिरना ज़्यादातर ये प्रॉब्लम मर्द हजरात में आता है. ख़वातीन में भी होता है कि बाल कम हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि बाल लंबे होते हैं कंपैरेटिवली तो कवर हो जाते हैं, कोई इतना फील नहीं होता. मर्दों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होता है. उसके लिए कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं, कुछ नॉन सर्जिकल्स भी होते हैं. अब हर कोई सर्जिकल चीज़ से बचना चाहते हैं, इसलिए नॉन सर्जिकल ऑप्शंस क्या है ये जानते हैं. बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं ट्रैकोलॉजिस्ट जनाब तनवीर अहमद साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी. सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ट्रैकोलॉजिस्ट जो है ये एक्सपर्टीज़ में क्या क्या आता है आप? देखिए ट्रैकोलॉजिस्ट में बेसिकली जो हेयर लॉस के लिए कंसल्टेशन होती है उसके लिए वो हेल्प आउट करते हैं. आपको ब्रीफ कर सकते हैं कि अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो किस रीज़न की वजह से हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है. ठीक है. तो यहाँ तक जो महदूद होते हैं ट्रैकोलॉजिस्ट. इससे आगे नेक्स्ट अगर वो कैटेगरी में जाएँ तो वो फिर दो तरह के ऑप्शन होते हैं. सर्जिकल होता है हमारा ट्रीटमेंट, नॉन सर्जिकल होता है. तो नॉन सर्जिकल को हम ज़्यादा डील कर रहे होते हैं. सर्जिकल जो और आजकल लोग वैसे भी चाहते हैं कि नॉन सर्जिकल से उनका मामला ठीक हो जाए. जी वो मैक्सिमम जो मेल पैटर्न हेयर लॉस है और यंगेस्ट एज के अंदर 20 और टीन एज में हेयर लॉस है वो फिर नॉन सर्जिकल प्रोसीजर में जाते हैं. में क्या ऑप्शंस होते हैं? नॉन सर्जिकल में देखें एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कुछ मेडिसिन से उसको ट्रीट किया जाता है, जिससे PRP से किया जा सकता है. सेकंड ये होता है कि हेयर पैचेस होते हैं. हाँ. यंग एज के अंदर क्योंकि बॉल्डनेस ज़्यादा हो जाती है, तकरीबन 80% हेयर लॉस हो चुका होता है, उसमें फिर ये नॉन सर्जिकल पैच लगा दिया जाता है जिसमें बैक कॉमिंग आप कर सकते हैं. स्टाइलिंग हर तरह का बन सकता है. पैच रिमूवेबल होता है? पैच रिमूवेबल भी होता है और मंथली उसकी सर्विसेज होती हैं. मंथ के बाद उसको रिमूव कर सकते हैं. उसमें मेल फीमेल दोनों प्रोसीजर दोनों पे हो रहा है. फीमेल्स के भी केसेस में हम ये पैच का इस्तेमाल कर लेते हैं लॉन्ग हेयर्स के साथ. ये नहीं वो रिमूव 1 मंथ के बाद होता है, इस दौरान आप उन बालों को वॉश भी कर सकते हैं. आप शैम्पू कर सकते हो, कंडीशनर कर सकते हो, सीरम लगा सकते हो, ब्लो ड्राई सब कुछ कर सकते हो, मतलब जस्ट लाइक अ नॉर्मल हेयर. नॉर्मल हेयर. ठीक है सर. आजकल सबसे ज़्यादा क्या क्वेरीज लेकर लोग आ रहे हैं? देखिए ज़्यादातर क्यूरीज जो यंग टीन एज में हेयर लॉस आ रहा है, वो रीज़न उसकी यही हो रही है
कि आप जेल ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हेयर स्प्रे या ब्लो ड्राई का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। स्प्रे से बाल गिर जाते? हेयर स्प्रे क्योंकि देखिए वो आप जब लगाते हैं रूखे बेजान से बाल करते हैं ना। सर कोई भी जो अभी तक जेल हम यूज़ कर रहे हैं, क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, मड यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारे ये प्रोडक्ट्स जितनी भी बनाई जा रही हैं, जो कंपनीज बना रही हैं, ये हमारे हेयर फ्रेंडली क्यों नहीं है? देखिए बेसिकली तो मार्केटिंग है ना उनकी, उन्होंने तो अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है और उससे आप गुड और अच्छे भी नज़र आते हैं, लेकिन बेसिकली वो केमिकल है, वो केमिकल आपको हेयर फॉल करेगा। हेयर ड्रायर या स्ट्रेटनर दोनों में से क्या सेफ ऑप्शन है? सेफ ऑप्शन दोनों ही नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन आपकी भी मजबूरी है, जितने भी मॉडल्स हैं वो इसको यूटिलाइज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो हेयर स्ट्रेटनर है वो तो आपके बालों को डैमेज कर देता है क्योंकि डायरेक्टली अप्लाई हो, लेकिन ब्लो ड्रायर जो है उसकी वजह से आपका खून का वो बढ़ता है सर्कुलेशन। नहीं उसका इसके ये भी मिथ है। देखिए वो मिथ है ना, वो तो आप डायरेक्ट अप्लाई करो, और जिन्होंने हेयर स्टाइल आपका टॉप का हेयर हार्ड और ऊपर का अपने स्टाइल बनाना है तो आपने बहुत क्लोज जाके उसको ड्रायर लगाना, हीट देनी है, हीट देंगे तो डेफिनेटली हेयर फॉल आएगा उसके अंदर। अच्छा। तो और ये यंग एज टीन एज में ज़्यादा देखा जा रहा है। डेफिनेटली। तो फिर क्या प्रोसीजर आप रिकमेंड करते हैं? देखिए जिन लोगों का हेयर फॉल आ चुका होता है या बॉल्डनेस मेल पैटर्न पे हो जाती है, टिपिकल हेयर स्टाइल वो हेयर फॉल आ चुका होता है ना, जो बना होता है मेल पैटर्न है, उसमें नॉन सर्जिकल प्रोसीजर में मैंने बताया था कि मेडिकल के अलावा जो है हेयर पैच का अप्लाई किया जाता है। हेयर पैच में ये होता है कि जब हेयर फॉल आ जाता है तो आप 10 इयर्स आप ऊपर नज़र आते हैं, एज से आप बड़े नज़र आते हैं अपने। जब हेयर पैच लग जाता है तो आप एज में बिल्कुल अपनी एज में नज़र आते हैं या यंग नज़र आते हैं। तो टीन एज के अंदर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब हेयर फॉल हो जाता है लोगों का, उसमें ये होता है कि वो एंग्जाइटी आना शुरू है, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, फैमिली से दोस्तों से कट ऑफ होना शुरू हो जाता है। लोग देख के कहना भी शुरू कर देते हैं कि भाई बूढ़े लग रहे हो, गंजे लग रहे हो, ऐसा होता है। अच्छा, जो पैच लगता है वो क्या ह्यूमन हेयर का पैच होता है या वो सिंथेटिक होता है? देखिए बेसिकली तो ह्यूमन हेयर्स होता है, उसमें आप ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं। मतलब ह्यूमन है इस वजह से, अगर सिंथेटिक होता तो वो यूटिलाइज नहीं होता। और इस एक पैच की लाइफ कितनी होती है? 15-20 साल? नहीं, एवरेज लाइफ होती है 1 ईयर की होती है, 1 ईयर, ठीक है। और डिपेंड करेगा, केस टू केस वरी करता है। कुछ लोग बहुत अच्छा केयर कर लेते हैं उसको तो 2-3 साल भी उसको लेके कैरी कर लेते हैं। लेकिन ये है कि एक बेस्ट ऑप्शन है यंग एज में जो डिप्रेशन में जा चुके होते हैं और परेशानी में होती है उनकी, वो उससे फिर डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बाहर निकलते हैं। सर ये डैंड्रफ की क्या वजह बनती है? और कुछ लोगों की डैंड्रफ ऐसी होती है कि उनके स्कैल्प में कोई फंगस का एलिमेंट डल जाता है या कुछ होता है कि जिसकी वजह से वो बढ़ती जा रही होती है, कम? देखिए ये तो बेसिक फैमिली में जेनेटिकली भी ये आ रहा होता है ना। अच्छा, ये डैंड्रफ भी जेनेटिकली है? वो आ रहा होता है, फैमिली से ही आ रहा होता है। अगर वालिदैन में से किसी का आ रहा है तो आगे बच्चों में भी आ रहा होता है। और डैंड्रफ मेन कॉज है हेयर लॉस की, और उसमें वो इस तरह के इश्यूज होते हैं कि पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ पैचेस हेड पे बन जाते हैं। बनते क्यों है? उसकी रीज़न मैं ये बता रहा हूँ ना कि ये जेनेटिकली फैमिली की तरफ से आ रही होती है। उसके अलावा कोई? उसके अलावा देखिए कई दफ़ा ये होता है ना, उसकी रीज़न ये भी होती है कि आप हेयर कट के लिए ऐसे सैलून में जा रहे हैं जहाँ पर वो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही है वो आपके अप्लाई करके किसी और पे अप्लाई होगी, वो शिफ्ट हो जाएगी, डैंड्रफ वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रही है आपकी डैंड्रफ। अच्छा सर, पैच तो आपने बताया कि ये तो एक सोल्यूशन है अगर बाल गिरे, इसके अलावा नॉन सर्जिकल ऑप्शन क्या है अगर आप पैच नहीं लगवाना चाहते? देखिए पैच नहीं लगाएंगे डेफिनेटली आपका हेयर फॉल है, फिर आपका सेकंड ऑप्शन फिर सर्जिकल में आपको जाना पड़ेगा। नॉन सर्जिकल बस ये एक हल है। नॉन सर्जिकल में तो ये कंप्लीट एरिया आपका कवर करता है ना। तो अगर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमने सर्जरी की तरफ जाना है, लेकिन सर्जरी कराने से आपका वो मसला हल इस वजह से हल नहीं हो रहा कि वो स्पेसेस या सी थ्रू फैक्ट्स आपके उसी तरह नजर आते हैं। सर्जरी में इतनी आपको हेयर डेंसिटी नहीं मिलती जो हेयर पैचेस में मिल सकती है। सर पीआरपी का कितना फ़ायदा है? किसमें? पीआरपी का। पीआरपी का देखिए पीआरपी के सेशन आपको कराने पड़ते हैं, लेकिन वो सेशंस के बाद ग्रोथ तो देखिए सर। डेफिनेटली ग्रोथ होती है, लेकिन उसका ये होता है कि आपको कुछ अर्से के बाद दोबारा से पीआरपी पे जाना पड़ता है। अगर आप पीआरपी नहीं कराएंगे तो रिवर्स हेयर लॉस दोबारा से शुरू हो जाएगा। और अगर कोई ये चाहता हो कि अभी कम बाल गिरे हैं, कोई मेडिकेशन से इसको रोकने की कोशिश की जाए, पैच को अवॉइड करने? देखिए सबसे पहले तो उनके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, उन टेस्ट के बेस पे देखा जाता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्या फैमिली वाइज मसला आ रहा है या इंटरनली कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको शुरू में कुछ मेडिसिन से उसको क्लियर किया जा सकता है। और डैंड्रफ का क्या तरीका कार है उसको ठीक करने? डैंड्रफ का कुछ जो एंटी डैंड्रफ आपको अच्छे किस्म के शैम्पू मिलते हैं, उनका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर ये जो जिनके एड्स हम देखते हैं तो फजूल? नहीं, ये एड्स की बात ही नहीं कर रहा ना, कुछ वो आप ऐड नहीं देखेंगे जो शैम्पू हम आपको रेकमेंड करेंगे, तो वो अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। येलो कैप वाला?
जो लोग पैच लगवाते हैं, इसको क्या इसमें जैसे नॉर्मल हेयर में ऑयलिंग की जाती है, तो पैच को भी आप ऑयलिंग आप उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑयल के लगा सकते हैं, ज़्यादा सीरम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऑयल से लोग ज़्यादा अवॉइड इसलिए करते हैं, उसकी एक प्रॉपर एक स्मेल होती है ना, उससे लोग अवॉइड करते हैं, तो सीरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें शाइनिंग देने के लिए। ठीक है। वेल सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम ही लोगों के बाल सलामत रहें और बाल बच्चे दोनों सलामत रहें, और अगर कोई मसला होता है तो आप रब्ता कर सकते हैं तनवीर अहमद साहब से। मुझे सलमा को, सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।